हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सीए पीयूष गोयल। स्वागत है आप सभी का हमारी जीएसटी रिवीजन सीरीज में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कवर करवाने जा रहा हूं आईसीआई एमटीपी सीरीज 1 का एमटीपी। जीएसटी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एमटीपी में 50 मार्क्स का जीएसटी होता है, आप सभी को पता है। तो जितना भी वो जीएसटी का पोर्शन है आपके एमटीपी सीरीज 1 के एमटीपी में, वो मैं इस वीडियो में कवर करवाने जा रहा हूं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। एंड एक और चीज ध्यान से सुन लो, जो ये एमसीक्यूज आते हैं हमारे 15 मार्क्स के, लाइक आपको पता है कि 15 मार्क्स का एमसीक्यूज आते हैं एंड रिमेनिंग 35 मार्क्स का क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आता है एग्जाम में। भाई जो एमसीक्यूज है ना, मैं कुछ टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी जब तुम लोग करोगे। अब तुम लोगों को पता ही है कि यार तुम लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा कि भाई इतने बड़े बड़े एमसीक्यूज आ रहे हैं, राइट। बट भाई ट्रस्ट मी, मेरी एक ये वीडियो देखो, तुम लोगों को एमसीक्यूज की इस तरह की टेक्निक्स बताऊंगा, तुम लोगों को इसके बाद एमसीक्यू से डर लगना बंद हो जाएगा। तुम लोगों को पता, एमसीक्यू से प्यार करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो बस ठीक है, फिर बने रहो इस वीडियो के एंड तक। एंड सबसे पहले लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट मैं आगे भी लेके आता रहूंगा। तो भाई ठीक है सर, लाइक भी कर दिया, सब्सक्राइब भी कर दिया, आप पे भरोसा भी कर लिया, अब प्लीज जल्दी जल्दी करवा दो। बस एग्जाम्स आ रहे हैं सर, क्या है भाई, टाइम पास कर रहे हो? हाँ हाँ, करवा रहा हूँ। सो भाई ये देखो, तुम्हारा ये है एमटीपी सीरीज 1 का एमटीपी, जिसमें 50 मार्क्स का तुम्हारा क्या है, जीएसटी। अब इसमें क्या है, लाइक पहले मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को कवर करूंगा, आफ्टरवर्ड्स आई विल कवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो सीधा चलते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की। क्या कह रहा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं। अब भाई मैं तुम्हें अपनी अर्लियर वीडियोस में यही कहा था कि जब भी तुम किसी बड़े क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, तुमने उसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ना है कि भाई क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हमने करना क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, हमने क्या कैलकुलेट करना है। तो भाई जाते हैं क्वेश्चन की लास्ट लाइन की तरफ। एंड क्या हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कंप्यूट द नेट जीएसटी पेपर इन कैश बाय मैसेज पोपलियन कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 24, करेक्ट लीगल प्रोविजन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, भाई क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यार नेट जीएसटी पेबल कितना बनेगा पोपली वालों का फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, और वो आप कैलकुलेट करके बता दो। अब भाई नेट जीएसटी पेबल इन कैश कैसे निकालोगे, हम सभी ने आईटीसी वाले चैप्टर में भी पढ़ा है एंड पेमेंट ऑफ टैक्स जो तुम्हारा चैप्टर है उसमें भी हम पढ़ के आ रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, आउटपुट लाइबिलिटी निकाल लेंगे कि भाई हमारी आउटपुट लाइबिलिटी बनती कितनी है। ठीक है, जो भी हमने आउटपुट सप्लाईज की होगी, उसके बाद कुछ हमने इनवर्ट सप्लाईज ली होगी, कुछ परचेज किया होगा, कुछ इनवर्ट सप्लाईज ली होंगी, कुछ सर्विसेज ली होंगी, राइट। अब उसके ऊपर तुम लोग ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुके हो, इनपुट टैक्स निकालोगे, यानी कि तुम्हारा आईटीसी आईटीसी निकाल लोगे तुम लोग, कितना बनता है, दोनों को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, डिफरेंस निकाल लोगे, जो भी बचेगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, पेबल इन कैश। यही करते हैं हम, यही करते होते हैं। ठीक है, तो और फिर करते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं अभी क्वेश्चन के पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। पहले क्या करो, जनरल पॉइंट्स जो नीचे ये भी पढ़ लो, ये नोट है, पहले इसको भी पढ़ लो। ठीक है, बिकॉज ये कुछ जनरल चीजें होती हैं जिसको कंसिडर करके ही हम अपना क्वेश्चन कर पाएंगे। भाई रेट बता दिया क्वेश्चन ने, रेट्स ऑफ जीएसटी क्या है, 9918। ठीक है, अमाउंट्स आर गिवन एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, कि भाई जितनी भी अमाउंट्स आ रही है उनमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। ओके, कंडीशन जो भी आईटीसी को वेल करने के लिए होती है, जो हम पढ़ के आ रहे हैं सेक्शन 16 में, ठीक है, वो सब कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस भाई आईटीसी का कोई है नहीं कोई क्वेश्चन में। ठीक है, एंड टर्नओवर ऑफ मैसेज पोपली कंपनी वाज 2 सीआर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। भाई ये बात कह के क्वेश्चन ने साफ हमें एक इंफॉर्म कर दिया कि भाई पोपली वाले जो हैं वो कॉम्पोजिशन स्कीम में लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, सीधी सी बात है। क्योंकि भाई पिछले साल में जो उनकी टर्नओवर थी वो 1.5 सीआर से एक्सीड कर रही है, तो कॉम्पोजिशन तो वैसे ही नहीं ले सकते। यानी कि भाई जो पोपली वाले हैं वो रेगुलर स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन अपना शुरू। मैसेज पोपलियन कंपनी, a partnership firm registered supplier under GST in Bhopal, Madhya Pradesh state, has provided the following information for the month of October 24। ठीक है भाई, हमारे पोपली जी हैं, एक पार्टनरशिप फर्म है पोपली जी की, जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, भोपाल में रजिस्टर्ड है। आइए देखते हैं क्या क्या ट्रांजेक्शन की हैं। फर्स्ट पॉइंट, provided sponsorship services to Mr. Balkrishnan Das,
प्रोप्राइटर ऑफ मेसर्स हंस जूलर्स, रजिस्टर्ड इन मुरैना मध्य प्रदेश। भाई सारी बातें एक तरफ एंड ये स्पॉन्सरशिप सर्विसेज एक तरफ। जब मैंने देखा स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, मेरे दिमाग में भाई घंटी बज गई कि यार क्वेश्चन इस केस में हमें आरसीएम की तरफ इशारा कर रहे हैं, बिकॉज हम सब पढ़ के आए हैं कि यार स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के केस में क्या लगता है, आरसीएम लगता है। सब्जेक्ट टू सप्लायर तो कोई भी हो, सप्लायर क्या होता है, एनी पर्सन, प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, कुछ भी हो। बट आरसीएम तभी लगेगा भाई अगर रेसिपिएंट कौन है, या तो बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर पार्टनरशिप फर्म है। अगर रेसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म हुआ, ठीक है, तो भाई उस केस में क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में ये सर्विस टैक्सेबल होगी, ना कि आरसीएम में टैक्सेबल होगी। आई होप याद आ गया होगा आरसीएम का वो जो प्रोविजन थी। देखते हैं भाई क्या है। भाई पोपली वालों ने क्या किया, ये स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज प्रोवाइड की है किसको, मिस्टर बालकृष्ण दास को, जो कि है प्रोप्राइटर। भाई जिसका डर था वही हुआ, जो बात कर रहे थे वही हुई। अब भाई हमारा रेसिडेंट कौन है, प्रोप्राइटर है, ना बॉडी कॉर्पोरेट ना पार्टनरशिप फर्म है, तो भाई इस केस में क्या लगेगा, एफसीएम ना कि आरसीएम। फॉरवर्ड चार्ज में ये टैक्सेबल होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन को मैं साथ साथ सॉल्व करवा देता हूं तुम लोगों के। भाई सीधी सी बात है, फॉरवर्ड चार्ज में ये सर्विस टैक्सेबल है। एंड अब ये देखो, जिसको सर्विस दे रहे हैं वो बंदा कहाँ का रजिस्टर्ड है, मुरैना मध्य प्रदेश में। भाई यानी कि विद इन द स्टेट सर्विस सप्लाई हो रही है, घर की बात घर में ही रह गई, ठीक है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी, पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ रही है हमारी, मध्य प्रदेश। भाई स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हैं, एंड आप लोगों को पता ही है, प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ के आए हो कि यार स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के केस में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन तो है नहीं, सीधी सी बात है, जनरल प्रोविजन लगेगी कि भाई अगर सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड है तो भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, राइट। लोकेशन क्या है रेसिपिएंट की, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश, घर की बात घर में, क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। 2,50,000 की हमारी सर्विस है, 99% का हमारा जीएसटी का रेट है जो नोट में दिया हुआ था, यानी कि भाई 2,50,000 के ऊपर लगेगा 9% का जीएसटी, which comes to this. आई होप ये क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। Provided services of processing the tomatoes into ketchup and packing of the same to Mr. Bilaj, a registered person in Indore, मध्य प्रदेश। सर ये एग्जाम्प्ट है सर, टोमेटोज है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। फिर वही गलती, क्या कर रहे यार, ये क्या कर रहे भाई तू, भाई ध्यान से क्वेश्चन का पढ़ो। वो क्या कर रहा है, टोमेटोज को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, इस तरह की एक्टिविटीज नहीं कर रहा टोमेटो के साथ। वो क्या कर रहा है भाई, बने बनाए टोमेटो से केचप बना रहा है, तुम्हारी किसान केचप, टोमेटोज ऑलरेडी है उसके पास, वो उन टोमेटोज को क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, उनकी केचप बना रहा है, एंड पैकिंग करके भाई मिस्टर बिलास को सेल कर रहा है। तो क्या ये सर्विस, तो क्या ये चीज एग्जाम्प्ट होगी सर्विस हमारी, आंसर इज नो। भाई एग्जाम्पशन किस चीज की बात करते हैं, एग्जाम्पशन किस में दी हुई है, एग्जाम्पशन कहती है कि अगर तुम प्रोसेसिंग कर रहे हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की टू मेक द प्रोडक्ट मार्केटेबल। भाई यानी कि अगर इस केस में क्या होता, टोमेटोज होते, टोमेटोज की, नॉर्मल टोमेटोज की पैकेजिंग कर रहा है, उनकी क्लीनिंग कर रहा है, समझ पा रहे हो, थोड़ी साफ सफाई कर रहा है, जो भी ये एक्टिविटीज होती हैं, अगर वो बेसिक एक्टिविटीज होती तो भाई इस केस में सर्विस क्या थी, एग्जाम थी, मैं जीएसटी नहीं लगाता। बट भाई इस केस में क्या हुआ, उसने तो टोमेटोज का बेसिकली जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टोमेटो के वही चेंज कर दिए। इस केस में यही होता ना भाई, तुम लोग चेक क्या करोगे, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स,
भाई इस केस में तो टोमेटो टोमेटो रहा ही नहीं, टोमेटो बड़ा हो गया, टोमेटो बच्चा थोड़ी रहा, टोमेटो तो सॉस बन गया। भाई ऑल्टर कर दिया तुमने क्या, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो भाई इस केस में क्या होगा, जीएसटी लगेगा, एंड दैट टू अंडर फॉरवर्ड चार्ज, क्योंकि इस तरह की चीज हमने कोई आरसीए में तो पढ़ी नहीं है सर। आई होप एग्जाम्पशन क्यों नहीं मिली तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो भाई 99,900 के ऊपर 9% लगा दो सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि ये भी जो है विद इन मध्य प्रदेश की, विद इन मध्य प्रदेश में सप्लाई हो रहा है, विद इन द स्टेट सप्लाई हो रहा है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी ही चार्ज होगा। कितना आ गया, लेट्स ट्राई, 8991, 8991, ओके ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं यार। रेंट पेड टू रेजिडेंशियल dwelling taken for running an office for providing DSS services. Owner of the residential property was not registered under GST intra-state supply. अब भाई तुम लोग मेरी एक बात सुनो, घर को घर की तरह यूज करोगे हम जीएसटी नहीं लेंगे, घर को घर की तरह यूज करोगे भाई जीएसटी नहीं चार्ज करेंगे हम। बट तुमने तो घर को ही अपना अड्डा बना लिया, तुमने तो घर में ही अपना बिजनेस खोल लिया, तुमने स्वीट होम को स्वीट ना रहने दिया। तुम क्या कर रहे हो, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट पे ले रहे हो, किसके लिए, ऑफिस के लिए, अपने ऑफिस पर्पसेस के लिए। तो भाई इस केस में तो जीएसटी लगेगा, क्योंकि एग्जाम्पशन क्या कहती है कि अगर तुम रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट पे दे रहे हो एंड फॉर यूज एज ए रेजिडेंस, रहने के लिए यूज कर रहे हो भाई, तो एग्जाम्पशन मिलेगी। ऑफिस बना रहे हो, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो भाई 25,000 के ऊपर तुम्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा। एंड भाई सीधी सी बात है, जो घर का ओनर है, जो लैंडलॉर्ड है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है सर। तो भाई ये सर्विस कहाँ पे कवर होगी, आरसीएम में कवर होगी। तो भाई यानी कि 25,000 की सर्विस तुम्हारी क्या होगी, आरसीएम के अंडर कवर हो जाएगी। ठीक है, ये भी क्लियर होगा, इसको हम अलग से लिखेंगे आरसीएम वाली सर्विस को। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ, परचेज अ कार फॉर द ऑफिशियल यूज ऑफ मैनेजिंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म फॉर बिजनेस यूज, इंटरस्टेट परचेज। भाई अब यहाँ पे भाई बहुत बातें कर लिया आउटवर्ड सप्लाईज की, अब बातें आती हैं थोड़ी इनवर्ट सप्लाईज की। आईटीसी की इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्वेश्चन बेसिकली, कार परचेज किया भाई तुमने मैनेजिंग पार्टनर्स के लिए। अभी सीधी सी बात है, सेक्शन 17(5) पढ़ के आए हो, क्या कहते हैं 17(5) हमारा पहला ही पॉइंट है उसमें कि भाई मोटर व्हीकल केस में अगर अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन 13% है, ठीक है, तो भाई तुम जीएसटी नहीं ले सकते, आईटीसी तुम्हारा ब्लॉक रहेगा। तो भाई यानी कि 9 लाख के ऊपर तुम्हारा आईटीसी, कोई आईटीसी नहीं ले पाओगे। आई होप क्लियर होगा, सिंपल पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं, availed information technology services for their business from partners friend Mr. Kevin Williamson located in Melbourne, Australia. ठीक है, Mr. Williamson refused to take any consideration. Open market value of such service was 1,25,000. भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है। भाई जाहिर सी बात है, तुम बैठे हो एमपी में, मध्य प्रदेश में, सर्विस तुम ले रहे हो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है इंडिया में। एंड सर हमने पढ़ा था इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में तो सप्लाई अंडर जीएसटी वाले चैप्टर में, याद करो सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या कहता है कि भाई इंपोर्ट ऑफ सर्विस वेदर आर नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, फॉर अ कंसिडरेशन सप्लाई हो जाएगी। एक तो यही पॉइंट है सेक्शन 7 में कि भाई इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो फॉर अ कंसिडरेशन वेदर आर नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। भाई इस केस में तो कंसिडरेशन चार्ज ही नहीं हुई, तो सर ये तो सप्लाई नहीं हुई। कोई बात नहीं सर, सेक्शन 7 में अगर सप्लाई नहीं हुई तो मेरे भाई शेड्यूल 1 तो एक बार चेक कर लो। क्यों, क्यों शेड्यूल 1 में तो भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात की गई है। शेड्यूल 1 क्या कहता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन फॉर इन दी फॉर यूज फॉर बिजनेस पर्पसेज और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसको हम सप्लाई मान लेंगे कि भाई तुमने सर्विस इंपोर्ट की है किससे, किसी रिलेटेड पर्सन से, अपने बिजनेस यूज के लिए, चाहे कंसिडरेशन दी है नहीं दी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो सप्लाई मान लेंगे हम तो जीएसटी पर्पसेस के लिए। तो भाई अब देखो कंसिडरेशन तो नहीं है, ठीक है, अब बिजनेस पर्पस के लिए, बिल्कुल बिजनेस पर्पस के लिए, ये देखो फॉर देयर बिजनेस,
इन द कोर्स ऑफ फर्दर ऑफ बिजनेस भी हो गया, बट क्या सर्विस तुमने रिलेटेड पर्सन से ली है या नहीं? आंसर इज नो। माना तुम हो गए अच्छे दोस्त, जिगरी दोस्त हो तुम लोग, बट भाई जीएसटी लॉ के लिए तुम रिलेटेड पर्सन नहीं हो, तो भाई मिस्टर केविन, क्यों मिस्टर केविन उसका फ्रेंड है, तो भाई क्या ये सप्लाई है? आंसर इज नो, ये सप्लाई नहीं है सर, तो जीएसटी की बात तो दूर दूर तक नहीं आती। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, सिक्स पॉइंट, प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज इन भोपाल टू द फॉलोइंग पर्संस। ओके, फिर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस दे रही हो भोपाल में फॉलोइंग पर्संस को, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर इन द स्टेट ऑफ केरला 3 लाख। सर बात तो ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज में सर्विस कवर हो रही है, ना कोई एग्जामिशन है, जीएसटी चार्ज कर लेते हैं, बट सर एक कंफ्यूजन हो रही है कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या फिर आईजीएसटी लगेगा। भाई प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ के आए हो, एंड ये ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस देख के तुम्हारी घंटी दोबारा बज जानी चाहिए कि भाई ये इशारा कर रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई का। याद करो प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर, उसमें स्पेसिफिकली इस सर्विस के बारे में मेंशन किया गया है कि भाई ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हम कैसे निकालेंगे। अगर तो तुम्हारा रेसिपेंट क्या है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है, अगर तो वो रजिस्टर्ड है तुम्हारा रेसिपेंट, तो भाई क्या हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट, जहां का रेसिपेंट वही तुम्हारी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो भाई पहले केस में हमारा जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है रेसिपेंट है, वो क्या है, रजिस्टर्ड सप्लायर है, और कहाँ का है, केरला का। तो भाई इस केस में पीओएस क्या हो जाएगा तुम्हारा, केरला। तुम बैठे कहाँ पे हो, मध्य प्रदेश में, सप्लायर कहाँ का, मध्य प्रदेश का, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ की, केरला की। अलग अलग स्टेट्स होगी तो क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, यानी कि 3 लाख के ऊपर क्या लगाओगे, 18%। ये देखो आईजीएसटी का रेट भाई। सो यहाँ पे 3 लाख के ऊपर 18% कितना आ गया, 54,000। एक और बात कह रहा है वो, बाबू बाबू कौन्स, ओके बाबू कौन्स को भी दिया भैया, बाबू भैया को भी हमने सर्विस दी है। बाबू कौन्स प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ऑफ राजस्थान विच वाज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। भाई तुम्हारा सप्लायर क्या है, रजिस्टर नहीं है जीएसटी में, सप्लायर तुम्हारा रजिस्टर नहीं है जीएसटी में, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी इस केस में, लोकेशन वेयर दो सर्विसेज वर रेंडर्ड, वो जगह भाई जहां तुम सर्विस दे रहे हो उस जगह पे तुम्हारी क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अभी ध्यान से सुनो, प्लेस ऑफ सर्विसेज तुम दे कहां पे रहे हो, देखो ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज इन भोपाल, तुम भाई भोपाल में प्रोवाइड कर रहे हो ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज, दे बाबू कौन कर रहे हो, पर दे कहां पे रहे हो, भोपाल में, अपने घर में दे रहे हो, मध्य प्रदेश में दे रहे हो। तो भाई इस केस में लोकेशन सप्लायर की कहां पे है, मध्य प्रदेश में, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, मध्य प्रदेश में, जहां सर्विसेज दी जा रही हैं, रेंटल कर रही हो सर्विसेज, तो क्या लगाओगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, क्यों, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी। तो भाई 1 लाख का 9%, 9,000 एंड 9,000 कितना आ गया, ये टोटल करो अगर तीनों का, 40491, 40491 एंड 54,000। तो भाई ये तुम्हारी क्या आ गई, आउटपुट लायबिलिटी आ गई, ये तुम्हारी भाई आउटपुट लायबिलिटी आ गई, ठीक है। सर इनपुट आईटीसी हमारे पास कुछ है, आईटीसी सिर्फ हमारे तुम्हारे पास किस चीज का, आरसीएम वाली सर्विसेज का, जो तुमने रेंट पे किया था ना, वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का, सिर्फ उस केस में तुम आईटीसी ले सकते हो, बिकॉज बाकी केसेस में क्या है, ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो रेंट कितना पे करके आ रहे हो मेरे भाई तुम लोग, 25,000 का, और इंट्रा स्टेट सप्लाई है, क्वेश्चन ने स्पेसिफाई मेंशन किया, यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा, 25,000 का 9%, कितना आ गया, 2250, 2250, राइट।
तो भाई हमारा नेट जीएसटी पेबल इन कैश कितना निकल गया? सर इतनी तो हमारी लायबिलिटी थी, इसमें से सर हम एडजस्ट कर लेंगे जो आईटीसी है, -2250, सेम इसके लिए आ जाएगा, आईजीएसटी का एस चीज आ जाएगा। बट आरसीएम की लायबिलिटी ऐड करना मत भूलना इसमें, बिकॉज यू वेरी वेल नो कि भाई आरसीएम में जो आरसीएम के अंदर जो टैक्स लग रहा है उसको तुमको कैश में डिपॉजिट करवाना ही पड़ेगा, राइट? कितना कैलकुलेट करके आया ऊपर? 2250, बात वहीं की वहीं आके खड़ गई, पहले माइनस किया अब ऐड किया, लो जी ये तुम्हारा क्या हो गया? नेट पेबल इन कैश। आई होप क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं था, ठीक है? और क्वेश्चन का कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया ये वाला, देखते हैं जरा भाई। 10 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए तुम्हारे एमटीबी में ये क्वेश्चन आया, सोचो अगर यही क्वेश्चन सेम एग्जाम में आ जाए, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, 10 मार्क फ्री के, विदाउट कंसिडरेशन है 10 मार्क्स, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लाइक मैंने क्वेश्चन सीरीज अपलोड की हुई है, प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है चैनल पे, उनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस कवर हुए हैं सारे के सारे। ये ट्रेनिंग अप्रेजल वाला भी कवर हो गया था पॉइंट, ये स्पॉन्सरशिप वाला भी पॉइंट कवर किया था उन केसेस में, राइट? ये रेंट वाला पॉइंट भी कवर किया है, आईटीसी वाला पॉइंट भी कवर किया है। तुम देखो कितने इजी क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार आंसर तुम्हें गो थ्रू करवा दूंगा, बिकॉज आंसर गो थ्रू किए बिना तो तुम लोगों को मिल। लो तुम्हारा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आ गया, या ये रहा, वही है। देखो पहले उन्होंने ये आउटपुट टैक्स निकाल लिया, हमारा भी यही आया था, ठीक है? आईटीसी को लेस कर लिया, जो जो तुम्हारा रिजर्व चार्ज में पे कर रहे हो, ये तुम्हारा नेट जीएसटी पेबल आ गया था। बट आरसीएम का जो लायबिलिटी है उसको तुम्हें कैश में डिपॉजिट करना पड़ेगा, दोबारा ऐड कर लिया, तो भैया तुम्हारा नेट जीएसटी पेबल कितना रहा? दिस इज द आंसर, यही हमारा आंसर है, ठीक है? इस तरह तुम क्वेश्चन को प्रेजेंट कर सकते हो पेपर में। पहले तुम आउटपुट टैक्स को निकाल के दिखा दो, एक वर्किंग क्या करो, इनपुट टैक्स की कर लो, ठीक है? एक समरी सी बना के, जैसे इन्होंने ऊपर समरी सी बना दी, ठीक है? उसके बाद तुम अपनी नेट जीएसटी पेबल इन कैश दिखा दो, और यहाँ पे तुम रीजन कोट कर दो कि क्यों सीजीएसटी जैसे चार्ज हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई ये है, आईटीसी नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, एग्जाम्पशन है तो क्यों एग्जाम्पशन नहीं हम ले पा रहे, क्या रीजन है, वो सब रीजन यहाँ पे कोट कर दो। क्वेश्चन में भाई बिल्कुल भी दम नहीं था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन का बी पार्ट, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय द पोर एंड ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड। भाई वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है, क्या निकालना है क्वेश्चन में? वॉस, वैल्यू ऑफ सप्लाई। आइए देखते हैं, छुटकू सा क्वेश्चन लग रहा है देखने से तो। पोर एंड ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द गुड्स सोल्ड बाय टू द कलरफुल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है भाई, उन्होंने डिटेल दे दी कि यार ये मेरी फॉलोइंग सप्लाईज है। अब मैं थोड़ा रफली करवा दूंगा इस क्वेश्चन को। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सी एंड डिस्काउंट्स। भाई सीधी सी बात है, 50,000 वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगा ही बनेगा, लिस्ट प्राइस है गुड्स की, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन द सेल ऑफ सच गुड्स 5,000 के, वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगा ही बनेगा, क्यों? 15(2)(a). टैक्सेस अदर देन एनी सेल्स ड्यूटी टैक्स फी अदर देन अपना जीएसटी कंपोनेंट, कोई भी टैक्स भाई तुम चार्ज कर रहे हो अदर देन जीएसटी, वो वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनता ही बनता है। उसके बाद पैकिंग चार्जेस इंक्लूड होंगे, क्यों? 15(2)(c). इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, याद आया कुछ? कोई भी एक्सपेंस इनकर कर रहे हो बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स इंक्लूड हो गई होगा वैल्यू सप्लाई में। उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। Pearl Beauty received 2,000 as price linked subsidy from NGO on sale of such goods। भाई सीधी सी बात है, सब्सिडी को तुम वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनाओगे किस केस में? अगर सब्सिडी कहां से मिल रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट
या फिर स्टेट गवर्नमेंट से। बट हमारे केस में भाई सब्सिडी कौन दे रहा है? एनजीओ दे रहा है। तो भाई एनजीओ वाले केस में तो हम ऐड करेंगे सब्सिडी, क्योंकि इस केस में ये वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनती है। तो भाई 2000 तुम लोग क्या कर लोगे? ऐड बैक कर लोगे। इनफैक्ट क्वेश्चन में मेंशन भी किया गया है, देखो कि यार प्राइस जो है 50,000 का, ये जो प्राइस है ना 50,000 का, ये आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी है। मतलब 50,000 में से 50,000 का जो प्राइस आ रहा है उसमें से सब्सिडी ऑलरेडी लेस हो चुकी है। तो तुम क्या कर लोगे? उसे ऐड बैक कर लोगे। Pearl and Beauty offers 2% discount on the list price of the goods, which is recorded in the invoice of the goods. भाई Pearl and Beauty वाले क्या कर रहे हैं? 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं। किसके ऊपर? लिस्ट प्राइस के ऊपर। बहुत बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, गलती यहाँ पे कर बैठते हैं। पूरा क्वेश्चन सही जा रहा है फ्लो में, पूरा क्वेश्चन सही जा रहा है फ्लो में। डिस्काउंट पता है किस पे लगा देंगे? इसको टोटल करो, 50 प्लस 5 प्लस 1000 प्लस 2000, ये इसके ऊपर अपन वो कर लेंगे कैलकुलेट। एक सेकेंड, 50,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000, ये 58,000 के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे जल्दी जल्दी में। इसका डिस्काउंट करके माइनस करके दिखा देंगे। गलत भाई, लिस्ट प्राइस के ऊपर कह रहा है डिस्काउंट। वो ध्यान से, क्वेश्चन इजी है बट भावुक नहीं होना क्वेश्चन इजी देख के। समझ पा रहे हो? तो भाई 50,000 का 2% कितना हो गया? 1,000 रुपीज। तो तुम्हारा वॉस क्या निकल गया? क्या निकल गया तुम्हारा वॉस? 57,000। ये तुम्हारी आ गई वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखते हैं एक बार आंसर क्या है इसका। लो जी, 57,000। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ तुम्हारा जो कंपलसरी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। और तुम देख लो 15 मार्क्स में है कंपलसरी क्वेश्चन। 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये था पोपली वाला, और 5 मार्क्स का ये ब्यूटी वाला। और कितना टाइम लगा तुम खुद लगा लो। मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ साथ में, तो टाइम लग गया होगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। बट तुम लोग खुद सोचो यार, एग्जाम में जब तुम लोग खुद क्वेश्चन करोगे तो हार्डली तुम्हें कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में? तुम खुद समझदार हो। इजी क्वेश्चंस थे यार, दोनों पार्ट्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। लो जी, प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आ गया। पीओएस निकालना है तुम लोगों ने। आइए देखते हैं। मिस्टर मोतीलाल चार्टर्ड अकाउंटेंट इन गुड़गांव हरियाणा। क्या बात है यार, सीए साहब की बात हो रही है। देखते हैं भाई क्या है। मिस्टर मोतीलाल चार्टर्ड अकाउंटेंट इन गुड़गांव हरियाणा, रजिस्ट्री इन हरियाणा, provides consultancy services to his client Mr. Manohar Lal, who is a resident of New Delhi but is not registered under GST. Okay. The address of Mr. Manohar Lal is recorded in the records of Mr. Motilal. अभी तुम लोग मेरी एक बात सुनो यार, जो तुम्हारा ये अपना सेक्शन है प्लेस ऑफ सप्लाई केस ऑफ सर्विसेज वाला, वो क्या कहता है? पहले तो तुमको बताता है वो जनरल प्रोविजन। एक वो लंबी सारी लिस्ट जो कि तुम लोगों को याद नहीं रहती अक्सर, वो लिस्ट देता है जिसमें कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज कवर्ड है, स्पेसिफिक सर्विसेज कवर्ड है, राइट? अब यार तुम लोग खुद थोड़ा अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। क्या सीए की सर्विसेज, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज, क्या उस लिस्ट में कवर हो रही है? भाई मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, मेरे को तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा। याद आएगा कैसे जब है ही नहीं? याद आएगा कैसे मेरे भाई जब है ही नहीं? तो यार इस केस में क्या लगेगी? जनरल प्रोविजन। एंड जनरल प्रोविजन में क्या कहती है सर? जनरल प्रोविजन मेरे भाई ये कहती है कि अगर तो तुम्हारा जो रेसिपेंट है वो क्या है, रजिस्टर्ड है, तो उस केस में सप्लाई क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? लोकेशन ऑफ सच रेसिपेंट। जहां का रेसिपेंट वहां की लोकेशन ऑफ सप्लाई, वहां का प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर तुम्हारा रेसिपेंट क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो भाई उस केस में तुम्हारी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? लोकेशन ऑफ सप्लायर। एंड भाई इस केस में क्या है? जनरल प्रोविजन में भी तुम्हारी लोकेशन ऑफ सप्लायर तो होगी अगर
तुम्हारे पास एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है, किसका? रेसिपिएंट का। भाई जाहिर सी बात है, देखो सबसे पहली बात तो अगर तुम्हारे पास तुम्हारा रेसिपिएंट क्या रजिस्टर्ड है तो बात ही खत्म कि तुम्हारा तुम्हारी लोकेशन और रेसिपिएंट क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर भाई तुम्हारा रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो तुम लोग क्या करोगे, देखोगे कि यार हमारे पास क्या उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है, कि हमारा रेसिडेंट कहाँ रहता है, क्या उसका एड्रेस है। अगर तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो भी तुम्हारी क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां का तुम्हारा रेसिडेंट है, एड्रेस ऑफ रेसिडेंट। अगर तुम्हारे पास एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है, सारे हाथ खड़े हो गए, ना एड्रेस है ना बंदा रजिस्टर्ड है, कहां से निकालने भाई उसकी हम एड्रेस। तो भाई उस केस में तुम्हारी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ सप्लायर, जहां पे तुम्हारा सप्लायर है। अब भाई इस केस में तुम खुद सोचो यार, मनोहर लाल जी को सर्विस दे रहा है जो कि कहाँ के रेजिडेंट है, दिल्ली के। माना कि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, बट क्या सीए साहब के पास उनका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है? आंसर इज यस। भाई सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है। सीए के पास, सीए का क्लाइंट है, सीए के पास उसकी क्लाइंट की पूरी डिटेल होती है, पूरी की पूरी डिटेल होती है यार, कहाँ का उसका रेजिडेंट है, कहाँ का उसका जो क्लाइंट है वो कहाँ का रेजिडेंट है, एक एक ट्रांजैक्शन की डिटेल तो सीए को पता होती है। एड्रेस क्या बड़ी बात है। तो भाई इस केस में हमारे पास एड्रेस है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली, जहां का तुम्हारा रेजिडेंट है। समझ लो इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। विंची प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली हैज लीज इट्स मशीन कॉस्ट 8 लाख टू मिस्टी प्राइवेट लिमिटेड नोएडा उत्तर प्रदेश फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 35,000। ठीक है जी, भाई विंची वालों ने मिस्त्री जी को अपनी एक प्यारी सी मशीन दे दी 8 लाख रुपए में रेंट पे। सीधी सी बात है। आफ्टर 12 months, Mystery Private Limited requested Vinci Private Limited to sell the machine to it for 5 lakh, which is agreed to be by Vinci Limited. भाई एक साल उन्होंने मशीन को अपने हृदय से लगा के रखा, मिस्त्री वालों ने भाई इतने गुड्स प्रोड्यूस किए, वो मशीन उनके लिए लकी साबित हो गई। वो कहते मिस्त्री जी ऐसा करो, अब रेंट की बातें छोड़ो, सॉरी विंची जी अब ऐसा करो, रेंट की बातें छोड़ो, आप हमें इस मशीन को हमें सौंप दो। अब ये आपकी अमानत नहीं रही, अब ये हमारी अमानत है, तुम्हारी नहीं, अब वो मेरी हो गई। भाई विंची वाले भी कहते ठीक है, एक ना एक दिन तो उसे घर से जाना ही था। तो भाई ठीक है, भाई विंची वाले भी मान गए कि कब तक मशीन को अपने पास रखते, एक ना एक दिन तो उसे जाना ही था। अभी सीधी सी बात है, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मुद्दे पे आते हैं। यार तुम लोग खुद सोचो, अब जो मशीन है वो कहाँ पे पड़ी है, मिस्त्री वालों के पास। जो मशीन है भाई वो कहाँ पे पड़ी है, मिस्त्री वालों की फैक्ट्री में पड़ी है। समझ पा रहे हो। एंड इसके तुम लोगों की प्लेस ऑफ सप्लाई तुम लोग पढ़ के आए हो कि यार इन केस ऑफ गुड्स की गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही। ठीक है, इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स तो क्या होता है कि जहां मूवमेंट ऑफ गुड्स खत्म हो रही है वहां प्लेस ऑफ सप्लाई है। बट भाई इस केस में तुम्हारी गुड्स की मूवमेंट ही नहीं हो रही, तुम्हारी मशीन कहाँ से, क्या कहीं से गई है, क्या कहीं से कहीं गई है क्या? नहीं, मिस्त्री के पास थी, मिस्त्री ने कहा मेरे पास है, मेरे पास ही पड़ी रहने दो, मैं खरीद रहा हूँ अभी से। तो भाई प्रोविजंस क्या कहती हैं इस केस में पीओएस की, इफ देर इज नॉट मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो नहीं रही, तो भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपेंट। भाई जब गुड्स डिलीवर हो रही है उस बंदे को, रेसिपेंट को, जो लोकेशन है गुड्स की, वही भाई तुम्हारी क्या हो जाएगी, पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी कि भाई मिस्त्री के पास नोएडा में गुड्स पड़ी हैं और वही डिलीवर हो गई उसे, लोकेशन गुड्स नोएडा ही थी, नोएडा में डिलीवर हो गई। ठीक है, तो इस केस में पीओएस क्या हो जाएगा, नोएडा। पहले में क्या था, न्यू दिल्ली, दूसरे में क्या है, नोएडा। एक बार आपको आंसर चेक करवा दें इसका, न्यू दिल्ली, नोएडा। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इजी क्वेश्चन, कुछ है नहीं था इस क्वेश्चन में भी। बी पार्ट क्या कहता है इसका, मैसेज सोना बैंक लिमिटेड अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्या बात है जी, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है। बट मेरे भाई ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, जैसे तुम ऊपर पर्ल ब्यूटी वाला करके आए हो। क्यों सर? भाई बिकॉज इस केस में बैंक है, तुमने एक बैंक के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है।
एंड बैंक के केस में तुमने एग्जाम्पशंस में कुछ एग्जाम्पशन भी पढ़ी थी, अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग के केस में जितनी भी एग्जाम्पशंस दी हुई हैं भाई मेरे, एक बार पढ़ के जाना एग्जाम से पहले पहले। मेरे को अपना सीए फाइनल का एग्जाम भी याद आता है यार, उस केस में भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू बैंक, और मैं अनफॉर्चुनेटली पढ़ के नहीं गया था, और मेरे को वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ा था, बिकॉज जब समझ ही नहीं आ रहा, आता ही नहीं था, जब पढ़ा ही नहीं हुआ तो कैसे कर लेता उस क्वेश्चन को। ठीक है, कितनी लॉजिक्स लगा लेता क्वेश्चन में, सीधी सी बात है। बट तुम लोग पढ़ के जाना, तुम लोगों ने नहीं छोड़ना क्वेश्चन। तो भाई सीधी सी बात, आप देखो क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब देखो, एक्सटेंडिंग हाउसिंग लोन टू इट्स कस्टमर 100, ये इन करोड़ है भाई। सीधी सी बात है, हाउस लोन दे रहे हो तुम कस्टमर को अपने, ओ यार ये तो ट्रांजैक्शन मनी हो गया ना, पैसे दे रहे हो, लोन दे रहे हो, ये सप्लाई थोड़ी ना है, तो सप्लाई के परव्यू से ही बाहर हो गया, ये तो गुड्स ही नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन क्या कहती है, मनी, मनी जो है पैसा है, वो गुड्स ना ही गुड्स है ना ही सर्विसेज है, तो भाई ये तो सप्लाई नहीं है। जो चीज सप्लाई नहीं है वो वैल्यू सप्लाई कहां बन जाएगा। समझ रहे हो। और तुम खुद सोचो यार, पैसा दे रहे हो, लोन पे दे रहे हो, कल को 6 महीने 1 साल बाद तुम्हें मिल जाएगा, पैसा दे के पैसा ले लिया, कोई सप्लाई थोड़ी ना हुई है, टेक्निकली भी देखा जाए और अपना वैसे भी देखा जाए। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग फीस कलेक्टेड फ्रॉम इट्स कस्टमर ऑन सैंक्शन ऑफ लोन। भाई प्रोसेसिंग फीस के ऊपर टैक्स लगेगा, बिल्कुल वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगी। क्यों, कोई इस तरह की एग्जाम्पशन हमने तो नहीं पढ़ी कि जो प्रोसेसिंग फीस को एग्जाम करती है। कमीशन कलेक्टेड फ्रॉम इट्स कस्टमर ऑन बैंक गारंटी, भाई ये भी कोई एग्जाम्पशन में हमने देखा नहीं है कि कमीशन के ऊपर जीएसटी मत चार्ज करो, ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड इशूड बाय बैंक, भाई यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इंटरेस्ट इनकम के इसमें पढ़ा था कि अगर इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो उसके इसमें जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट है। भाई मेरे, वो क्या था, अगर तुम लोन दे रहे हो, समझ रहे हो, लोन दे रहे हो, उसकी जो कंसिडरेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रिसीव हो रही है, उस केस में वो क्या है, एग्जाम सप्लाई है, समझ रहे हो। बट क्रेडिट कार्ड के केस में भाई ये एग्जाम नहीं है, यानी कि सर ये आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। याद आया कुछ, तभी कहता हूं ध्यान से पढ़ा करो प्रोविजंस, एक एक लाइन को अच्छी तरह पढ़ा करो, एक एक वर्ड को देख के पढ़ा करो। लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड बाय द बैंक, जिसकी बात थी अभी करके चुका हूं जस्ट फ्यू सेकंड्स पहले, वो ही आ गया। भाई लोन दिया, उसकी इंटरेस्ट आ रहा है, ये भैया एग्जाम्प्ट होगा, समझ पा रहे हो। तो हमारा वॉस कितना आ गया इस केस में, 40 प्लस 30 70 प्लस 20 90, सॉरी गाइस, 90 करोड़ हमारा क्या आ गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखे तो सही, अरे बिल्कुल सही, ये भी हमारा क्वेश्चन खत्म। 15 मार्क्स भाई पहले फ्री के थे, 10 मार्क्स अब फ्री के आए हैं, 25 मार्क्स आउट ऑफ 35 भाई अब तक हम कर चुके हैं बहुत जल्दी, कुछ भी नहीं था, लिटरली बहुत इजी क्वेश्चंस आए पड़े हैं अगर मैं एमटी की भी बात करूं। ठीक है, चलते हैं मेरे भाई थर्ड क्वेश्चन की तरफ। रणविजय एसोसिएट्स रजिस्टर्ड, एक मिनट पहले यही पढ़ लो कि क्वेश्चन में करना क्या है। डिटरमिन वेदर एन ईवे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर जीएसटी और नॉट। ओके भाई, दिमाग की बत्तियां जला लो, दिमाग खोल लो ईवे बिल की प्रोविजंस के लिए। क्वेश्चन सीधी सी साफ बात कर रहा है कि भाई ये मेरे को इतनी सी बात बता दो कि क्या जो मैं तुम्हें सिनेरियो दिया है उस केस में ईवे बिल इशू करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। Ranvijay Associates, registered in Gujarat, deals in industrial grade iron and steel products. Okay. The proprietor of Ranvijay Associates sold TMT iron bars, GST 18%, to a retailer in Maharashtra at a value of 40,000, excluding GST. भाई 40,000 की तुम्हारी क्या आ गई, इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई दी हुई है। तुम्हारी बेसिकली प्राइस है, गुड्स की वैल्यू है 40,000, राइट। अब तुम लोगों को एक बेसिक सी बात है भाई ई वे बिल की, मैं ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, तो सबसे बेसिक प्रोविजन है ई वे बिल की, वो क्या कहती है, सर अगर हमारी कंसाइनमेंट वैल्यू जो है वो 50,000 से एक्सीड कर रही है, अगर हमारी कंसाइनमेंट वैल्यू इज एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, तो भाई उस केस में तुम्हें ई वे बिल इशू करना पड़ेगा। एंड कंसाइनमेंट वैल्यू में भाई मेरे, तुम अकेली वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं लेते हो,
उस केस में तुम टैक्सेस को भी ऐड करते हो, यानी कि सर कंसाइनमेंट वैल्यू भाई मेरे हमारी क्या हो गई, इनवॉइस वैल्यू, ठीक है। यानी कि इस 40,000 के अंदर भाई तुम लोग टैक्सेस को भी इंक्लूड करोगे। कहीं देखा 40,000 और कह दिया ना 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 40,000 की वैल्यू है, ई बिल कहाँ इशू हो जाएगा, 50,000 की थ्रेशोल्ड होती है। और मेरे भाई पहले टैक्सेस को ऐड कर लो। देखो, एज पर द एग्रीमेंट ऑफ सेल गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्रेमिसेस ऑफ रिटेलर, ठीक है जी, भाई गुड्स वो डिलीवर कर देगा रिटेलर की जगह पे। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 7,000 हैज बीन चार्ज सेपरेटली टू डिलीवर द सेम टू रिटेलर इन महाराष्ट्र। लो भाई, क्वेश्चन ने यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू सप्लाई भी टेस्ट कर लिया ई बिल के साथ साथ। भाई 7,000 की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी है जो कि इनवॉइस में तुम चार्ज कर रहे हो, भाई क्या ये भी वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगा? आंसर इज यस, बिल्कुल बनेगा। क्यों? ऊपर भी डिस्कस किया है 15C इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, यानी कि भाई तुम्हारा वैल्यू सप्लाई क्या आ गया, 47,000 आ गया। अब भाई क्वेश्चन कह रहा है बताओ ई बिल इशू करना है नहीं करना। भाई मेरी ये तो तुम्हारी आ गई वॉस वैल्यू ऑफ सप्लाई 47,000 की, इसमें तुम क्या ऐड करोगे? टैक्सेस एट द रेट ऑफ 18%। 47,000 का मेरे भाई 18% कितना आ गया? 8460, टोटल करो which comes to 55,460 rupees, which is exceeding rupees 50,000. So e-way bill is required to be issued under this scenario. भाई ई-वे बिल तो इशू करना पड़ेगा। ये एक बार आंसर आपको गो थ्रू करवा दूं। ये हमारी कंसाइनमेंट वैल्यू आई थी 55,460 की। ई-वे बिल इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर जीएसटी इन द गिवन केस। इतना इजी क्वेश्चन भाई 5 नंबर पे आया पड़ा है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में भी, लिटरली तुम्हारे सामने सॉल्व किया, कुछ भी इस क्वेश्चन में भाई मेरे नहीं था। बस अपनी आंखें खुली रखो, दिमाग खुला रखो, कान खुला रखो, सभी प्रोविजंस को साथ में लेके चलो, क्वेश्चंस तो यूं जाएंगे यूं। क्वेश्चन बी, क्या करना है क्वेश्चन में यार? You are required to advise Action Services Limited as to what is the effective date of registration in its case. Okay. It has also sought advice regarding the RTI, revised tax invoices. Okay. देखते हैं भाई। The aggregate turnover Action Services Limited Delhi exceeded 20 lakh on 12th August. ठीक है। He applied for registration on 3rd September and was granted the registration certificate on 6th September. क्वेश्चन क्या रहा है? फैक्ट्री रेट बता दो रजिस्ट्रेशन की क्या होगी। रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हो भाई सभी लोग। The moment you become liable for registration, I repeat, the moment you become liable for registration, जिस घड़ी भाई तुम रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो चुके उसके विद इन 30 डेज तुम्हें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। समझ रहे हो? यू हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। अब भाई सीधी सी बात है, अब 12 अगस्त को बंदा लायबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, 3rd सितंबर को भाई बंदे ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, क्या विद इन 30 डेज किया है? आंसर इज यस। क्यों? इस केस में 30 डेज कब पूरे होंगे? 11 सितंबर को जाके, और तुमने तो 3rd सितंबर को अप्लाई कर दिया, यानी कि विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए उस बंदे ने अप्लाई कर दिया एक्शन वालों ने। तो भाई इस केस में इफेक्टिव डेट रजिस्ट्रेशन की क्या होगी? द डेट ऑन विच यू बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन। यही पढ़ा ना हमने प्रोविजन में कि भाई अगर तो तुम 30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई कर देते हो विद इन बिकमिंग लायबल टू रजिस्ट्रेशन, तो तुम्हारी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी? जिस दिन तुम लायबल थे, जिस दिन तुम लायबल हो गए थे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। बट अगर तुम 30 डेज के अंदर अप्लाई नहीं करते तो मेरे भाई तुम लोगों की जो इफेक्टिव डेट होगी वो क्या होगी? ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, जिस दिन तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला। बट भाई हमारे वाला बंदा तो गुड बॉय है, एक्शन सर्विसेज वाले तो गुड बॉय है, उन्होंने तो भाई 30 डेज के विद इन अप्लाई कर दिया था, तो हमारी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी? इफेक्टिव डेट, the date on which he became liable for registration, that is 12th August. I hope clear हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? आरटीआई, रिवाइज सेक्शन वॉइसेस। यार सीधी सी बात है, जिस दिन तुम्हें तुम्हारा सर्टिफिकेट मिला रजिस्ट्रेशन का 6 सितंबर को मिले, विद इन 30 डेज तुम्हें रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है।
क्यों सर, पर्पस क्या होता है बेसिकली इसका, ठीक है ना, कि भाई सामने वाला जो रेसिपेंट है वो आईटीसी ले सके, तभी इशू करते हैं ना रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस, कि भाई तुम जो सामने वाला रेसिपेंट है वो तुम्हारे आरटीए के बेसिस पे, रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस के बेसिस पे आईटीसी ले सके, और ये तुम्हें विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। यानी कि भाई 6 सितंबर से 30 डेज क्या होंगे, 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर तक मेरे भाई तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस इशू करना पड़ेगा एक्शन वालों को। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आंसर गो थ्रू करवा देता हूँ स्टडी मैट का। बिना गो थ्रू किए तो तुम्हें तसल्ली नहीं मिलेगी, तुम्हें चैन ही नहीं आता। मैं हूं आदत से मजबूर सर, मैं हूं आदत से मजबूर सर, क्या करें, जब तक आंसर नहीं देखते हम तब तक हमारा जी नहीं लगता सर। कोई बात नहीं। 12 अगस्त तुम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गए मेरे भाई, इफेक्टिव डेट, राइट, यही कैलकुलेट किया था हमने भी। एंड 6 अक्टूबर, दैट इज विद इन 30 डेज यू हैव टू इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस विद इन 1 मंथ और 30 डेज, कुछ भी कह लो, ठीक है। आई होप क्वेश्चन तुम्हारा ये भी हो गया होगा क्लियर। देखते ही देखते मेरे भाई हमने अपना थर्ड क्वेश्चन भी निपटा लिया, और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया अपार्ट फ्रॉम केस सिनेरियोज। आइए देखते हैं। ओ माय गॉड, थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, ये तो थ्योरी क्वेश्चन है सर, पर करवाऊंगा तो भाई मैं फिर भी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्टेट द एक्टिविटीज दैट आर ट्रीटेड एज सप्लाई व्हेन इफ मेड विदाउट कंसीडरेशन। क्या है यार, क्या भाई, लिख देना शेड्यूल 1 के चारों पॉइंट्स, मैं यहाँ पे रिवाइज नहीं करवा रहा, लिख देना चारों पॉइंट्स। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन व्हिच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, वो एजेंट वाला पॉइंट, प्रिंसिपल एजेंट वाला पॉइंट, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वाला पॉइंट जो मैं ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मेलबॉर्न वाले क्वेश्चन में, जो भी हमने किया था वो तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका डिटेल में। एक फोर्थ पॉइंट क्या था, रिलेटेड पर्सन वाला, याद आया कुछ, हाँ सर याद आ गया, याद आ गया सर। भाई मेरे फ्री के नंबर दे रहे हैं वो, इंटर लेवल पे स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन दे रहा है, बहुत स्टेज है। चलो अच्छी बात है तुम्हारे लिए, तो शेड्यूल 1 रेफर करोगे लिख देना। और अंडर द जीएसटी लॉ टैक्सेस लॉ, एक मिनट, अंडर जीएसटी लॉ टैक्सेस ऑन टैक्सेबल सर्विसेज supplied by the central government or the state government to a business entity in India are payable by recipient of services, exceptions to the above बतानी है। भाई ये इशारा कर रहा है तुम्हारे आरसीएम वाले चैप्टर की, जो तुम लोग पढ़ के आए हो किस वाले चैप्टर में, चार्ज अंडर जीएसटी, चैप्टर 3 है जो तुम्हारा एज पर आईसीए मॉड्यूल। उसमें केसेस पढ़े थे ना भाई, कि वैसे तो यार अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सर्विस दे रही है, ठीक है, किसी बिजनेस एंटिटी को, तो भाई उस केस में क्या होगा, टैक्स अंडर आरसीएम पे होगा, रिवर्स चार्ज लगेगा उस केस में, ठीक है, यही पढ़ के आए हो। बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस थी। एक्सेप्शंस क्या थी, जैसे रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, उस केस में क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और रेलवेज, याद आया कुछ सर, याद आ रहा है, आ गया याद सर। ऐसी दो सर्विसेज उस केस में, और ये वाली रेंटिंग की बता दी, ये पोस्ट वाली जो मैंने बताई है तुम लोगों को, रेलवे और पोस्ट वाली, ये ट्रांसपोर्ट वाली, और एक ये वाली। समझ पा रहे हो। एंड मैं मानता हूं, आई एग्री, कि यार तुम लोग काफी मेरे को ये कहोगे कि सर ये क्वेश्चन तो वैसे भी चॉइस में है, हम क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन, बेसिकली हमने 3 में से 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, एक तो वैसे ही छोड़ना है, और थ्योरी क्वेश्चन है तो हम छोड़ के जाएंगे, क्या करना है इस तरह का क्वेश्चन पढ़ के मेरे भाई। माना ये क्वेश्चन उसने इस बार एमटीपी में उसने डायरेक्ट थ्योरी में पूछ लिया, माना ये क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी में आ गया, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आरसीएम का पार्ट है, एंड आरसीएम के इसको मेरे भाई पानी में ना घोल के पी जाओ, क्योंकि कुछ नहीं पता कि ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन के आ जाए। समझ पा रहे हो इस चीज को, तो ये चीज को थोड़ा सा तुम एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। थर्ड पॉइंट, उसके बाद बी पॉइंट क्या है, हु कैन बी रजिस्टर्ड एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स अंडर सेक्शन 48 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। भाई जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन बन सकता है, क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहे कि कौन कौन एलिजिबल है, लाइक कौन कौन बन सकता है। वो लंबी सारी लिस्ट थी ना जो पढ़ के आए हो तुम लोग, कि कौन कौन बेसिकली बन सकता है जीएसटी प्रैक्टिशनर। आओ, क्या लिस्ट थी वो,
देखते हैं तो आंसर मैं तुमको एक बार करवा दूं। भाई मेरे सर ये ना हमें लिस्ट याद नहीं होती। हम कोशिश तो बहुत करते हैं कि हमसे ये लिस्ट याद हो जाए, हम पॉइंट्स को याद कर लें, बट क्या करें सर, ये लिस्ट याद ही नहीं होती हमें। सर कुछ मेमोरी टेक्निक ही बता दो, कुछ याद ही करवा दो सर। ठीक है यार, तुम लोग अब कह चुके हो और तुम्हारी बात में मना तो नहीं करता, तो ठीक है यार, 2 मिनट दो, 2 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें ये लिस्ट याद हो जाएगी, ये जो लिखी पड़ी है। क्या कहा क्वेश्चन है, 5 नंबर में क्वेश्चन आया, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया तुम्हारा। ठीक है, 1 नंबर का 1 पॉइंट, कोई भी 5 पॉइंट याद करने हैं तो मैं करवा देता हूँ 5 के 5 पॉइंट याद। आओ मेरे साथ। भाई सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, ये लास्ट पॉइंट याद करो। हैज पास फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ आईसीआई आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो भाई मेरी बात सुनो, तुम लोगों चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम लोगों कंपनी सेक्रेटरी, तो यार तुम लोग इतना क्वालिफाइड ऑलरेडी हो चुके हो। क्या तुम अपने आप से पूछो, जब तुम सीए बन गए, तुम सीएस बन चुके हो, क्या तुम क्वालिफाइड नहीं हो? क्या तुम इतनी नॉलेज नहीं है तुम जीएसटी प्रैक्टिशनर बन पाओ? अरे सर क्या बात करती है सर, बेइज्जती मत करो हमारी। सर मतलब, सर फिर गुस्सा, मैं वही तो कह रहा हूँ यार, मैं तो खुद मेंबर हूँ आईसीआई का। खुद पूछ के देखो यार कि क्या तुम जब सीए बन जाओगे, सीएस कर ली तुम लोगों ने, तुम इतने पढ़ चुके हो, तुम लोग ऑलरेडी, तुम लोग इतना स्टडी कर चुके हो ऑलरेडी, आर्टिकलशिप में इतना प्रैक्टिकल काम कर चुके हो, क्या तुम लोग जीएसटी प्रैक्टिशनर नहीं बन सकते? और बन सकते हैं जी, बन सकते हैं। बस फिर वही तो तुम्हारा पॉइंट कह रहा है कि अगर तुम फाइनल एग्जामिनेशन आईसीआई या आईसीएसआई की पास कर चुके हो, तो भाई तुम लोग क्या बन सकते हो? जीएसटी प्रैक्टिशनर। एक तो ये वाला पॉइंट याद रख लो भाई, क्यों तुम्हारी सेल्फ एस्टीम हर्ट करने की कोशिश कर रहा था ये पॉइंट, ये तो हम लिख के ही आएंगे कि हाँ भाई हम बन सकते हैं। हैज पास एनी अदर नोटिफाइड एग्जामिनेशन, ये वाला एक पॉइंट याद रख लो। भाई सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट ये कह देती कि यार आईसीआई वाली, आईसीआई का जो मेंबर है या आईसीआईसीआई का जो मेंबर है, जो सीएस है या जो सीए है, वही बन सकता है जीएसटी प्रैक्टिशनर, तो यार नाइंसाफी हो जाती। क्योंकि भाई सीए करने का दम, सीए करने की हिम्मत या सेक्रेटरी बनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती सर। तुम लोग सीए कर रहे हो, तुम लोग सीएस कर रहे हो, भाई दम है तुम लोगों में, हौसला बुलंद करके रखना पड़ता है भाई, तो बंदा सीए या सीएस बनता है जाके, या सीए में बनता है जाके बंदा। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो गवर्नमेंट कहती है यार, तो ये तो नाइंसाफी हो जाती, बिकॉज ये कोर्सेज तो भाई टफ लोगों के लिए है, जैसा कि हम लोगों को तो पता ही है। ठीक है, तो भाई ऐसा करो, कोई हम और एग्जाम नोटिफाई कर देंगे, अगर कोई बंदा वो भी निकाल ले, वो भी एग्जाम पास कर ले, तो वो भी जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट भी तुम्हें याद हो गया होगा। उसके बाद हैज पास ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, वही सीधी सी बात है, इसको मैं याद रखता हूँ बीकॉम एमकॉम। ग्रेजुएशन बीकॉम, पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम, भाई सीधी सी बात है, बीकॉम भी कर ली, नहीं नहीं पापा मैं तो और पढ़ूंगा, एमकॉम भी कर ली, पापा अब क्या करेगा, सीए कर ले यार, इससे अच्छा तो सीधा बीकॉम भी कर लिया, एमकॉम भी कर लिया, सीए कर ले, जब कॉमर्स को इतना पढ़ना ही था तो सीए कर लेता। भाई मेरे सीधी सी बात है, इसको इस तरह याद रखो तुम लोग कि भाई बीकॉम एमकॉम करके बंदा करेगा क्या, पैसा तो कमाना है उसने, राइट? अब वो आएगा रियल वर्ल्ड में, अभी रियल वर्ल्ड में क्या कर रहा है वो, अब प्रैक्टिकल काम सीख रहा है, बिकॉज बीकॉम एमकॉम में उसने तो सब थेटिकल पढ़ लिया, जितना भी कुछ था सब कुछ थेटिकल पढ़ लिया उस बंदे ने। ठीक है, बट अब प्रैक्टिकल काम सीखना है। अब तुम लोग आर्टिकलशिप में तो सब सीख चुके हैं, हम लोग तो सीख, हम लोग तो भाई सब कुछ आर्टिकलशिप में ग्रास्प कर चुके हैं, पर जो बंदा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया है, वो बाहर से क्या करते हैं, सीख रहा है कि कैसे आईटीआर भरे, अगर उसने इसी फील्ड में रहना है, या किस तरह जीएसटी टर्न्स भरे, किस तरह जीएसटी का काम करे, समझ रहे हो? तो भाई वो बंदे क्या करते हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए एलिजिबल है, दे कैन आल्सो बिकम जीएसटी प्रैक्टिशनर। ठीक है, उनके लिए भी बेसिकली एक लिवलीहुड का सोर्स है, अर्निंग का सोर्स है बेसिकली, कि ग्रेजुएशन कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, ठीक है, और उसके बाद तुम जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हो अर्निंग के लिए अपनी, बिकॉज उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है ये। समझ पा रहे हो? 3 पॉइंट मैंने याद तुम्हें करवा दिए, 2 पॉइंट रह गए, वो भी करवा देता हूँ, आओ मेरे साथ। जैसे भैया एग्जाम नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने, ऐसी कोई प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन भी गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी, एक्वायर्ड एनी ऑफ द प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन। लो जी, चौथा पॉइंट भी याद हो गया। आती है लास्ट पॉइंट की बारी, फिफ्थ पॉइंट की बारी। क्या करा फिफ्थ पॉइंट, ये दूसरा नंबर वाला पॉइंट याद कर लो, बड़ा इजी पॉइंट है। Is enrolled as a sales tax practitioner or tax return preparer under the erstwhile indirect tax laws for a period of not less than 5 years। तो यार मेरी बात सुनो तुम लोग, जीएसटी से पहले कौन से लॉज थे इंडिया में जो इंडायरेक्ट टैक्स को गवर्न करते थे?
सेल्स टैक्स था, सेल्स टैक्स था या अलग और जो इंटरनेट टैक्स लॉस थे, जीएसटी तो था नहीं। जीएसटी तो भाई 2017 में आया है, उससे पहले तो भाई सेल टैक्स था। तो भाई अब तुम देखो, जैसे जीएसटी प्रैक्टिशनर का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जीएसटी में है, ये जीएसटी में नहीं है अकेला, ये बहुत पुराना चलता आ रहा है, सेल टैक्स के टाइम से चलता आ रहा है। तो भाई हम लोग, तुम लोग खुद सोचो मेरी बात यार, जो बंदा ऑलरेडी एक सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर रह चुका हो या एक टैक्स रिटर्न प्रिपेयर रह चुका हो अंडर द अर्स्टाइल लॉज, जो पहले लॉज थे, जीएसटी के पहले लॉज थे, 5 साल तक, वो भी फॉर पीरियड नॉट लेस देन 5 years, भाई यार वो तो जीएसटी प्रैक्टिशनर बन ही सकता ना यार। भाई उसको एक्सपोजर तो देख लो कितना हो चुका, 5 साल, 5 years का उसको एक्सपीरियंस एक्सपोजर है उसको, जीएसटी प्रैक्टिशनर ये इनडायरेक्ट टैक्स के काम का। तो यार वो तो ऑलरेडी बन ही सकता है ना यार, उसको काम का नॉलेज इतनी है, उसको प्रैक्टिकल काम का एक्सपोजर इतना आ गया, क्योंकि वो पहले सेल टैक्स में काम करता था, जो सेल टैक्स या अदर लॉस थे, अब बात है जीएसटी में काम कर रहा है। तो भाई इसी के साथ मैंने तुम्हें ये 5 पॉइंट्स तुम्हारे याद करवा दिए। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो ये 5 पॉइंट्स लिखाना, जिस तरह मैंने तुम्हें समझाया है इसी तरह इसको याद रख लेना, याद हो जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा तुम्हें, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। इसी मोमेंट पर, इसी बात पे सर एक कमेंट तो बनता है नहीं यार, कमेंट तो एक कर दो ना यार इसी बात पे, इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार, एंड इसी बात पे भाई शेयर भी कर देना उन सभी दोस्तों के साथ, उन सभी मित्रों के साथ जिनके भी एग्जाम्स ड्यू हैं नेक्स्ट मंथ। भाई मेरे कमेंट करो इसी टाइम पे, सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर कर दो उन सभी दोस्तों के साथ यार जिनकी भी एग्जाम ड्यू है नेक्स्ट मंथ। मैं फिर कह रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास, अकेला अपना फायदा मत देखो, अपने उस फ्रेंड को भी शेयर करो यार जिसकी भी एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ है, जो अपीयर कर रहा है एग्जाम्स में, समझ पा रहे हो, ताकि वो भी इन वीडियोस को देख सके, एमटीपी सीरीज को सॉल्व कर सके मेरे साथ एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके अपनी प्रिपरेशन को। अब रहते हैं अकेले हमारे केस सिनेरियोज। अब मैं तुम्हें केस सिनेरियोज में भाई मैंने डिस्कस करा ही दूं। अच्छा ये आंसर वाला है, ओके। अब भाई तुम्हें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में यार कोई डाउट नहीं होगा, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को पिंग कर देना, मैं तुम्हारा डाउट ले लूंगा, कोई चक्कर नहीं है। कोई भी डाउट हो, मैं कह रहा हूँ ये मत सोचना अपने दिमाग में यार हम ये डाउट पूछ रहे हैं सर से, ये डाउट है, ये पूछेंगे हम, बिल्कुल बेसिक डाउट है। भाई मेरे पहली बात तो ये फियर अपने मन से निकाल दो कि यार हमारा डाउट कैसा होगा। भाई यहाँ पे कोई रैंकिंग नहीं चल रही है डाउट्स की, यहाँ पे कोई रैंकिंग थोड़ी ना चल रही है डाउट्स की कि सर फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक थर्ड रैंक निकाल रहे हैं। और भाई मेरे बेधड़क बेखौफ होके पूछो जो पूछना है, जो भी तुम्हारे मन में डाउट है, चाहे बिल्कुल ही बेसिक से बेसिक डाउट क्यों ना हो, कमेंट सेक्शन में पिंग कर देना, क्योंकि मेरे भाई तुम्हारे एग्जाम्स का सवाल है ये, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम्स। समझ पा रहे हो, ये एमटीबी है एंड यू नेवर नो कि कब एमटीपी से उठ के सीधा का सीधा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, एंड ये मैंने खुद पर्सनली देखा है। ये मैं लिटरली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एट सीए फाइनल लेवल भी एंड सीए इंटर लेवल भी, मेरे को दोनों का याद है, फाइनल का तो याद होना ही होना है, ठीक है, एंड इंटर का भी याद है, बिकॉज मैं एमटीपी बिल्कुल एग्जाम से लाइक जस्ट एक दिन पहले पढ़ के गया था, ऊपर ऊपर से देख के गया था एमटीपी, टाइम नहीं मिल पा रहा था मेरे को, बट भाई आई वॉज लकी इनफ, मैं पढ़ गया एमटीपी, एंड बिकॉज सीधा का सीधा सेम क्वेश्चन एमटीपी का एग्जाम में आया हुआ था 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में। तो भाई मेरे एमटीपी बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, सबके साथ शेयर करो। चलो आओ, बहुत बातें, हम अपने केस सिनेरियोज या एमसीक्यू। सर आपने ना हमें स्टार्टिंग में, बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात कही थी, क्या बात कही थी यार, मैं भूल, अरे सर भूलो मत, आपने में ये कहा था सर कि सर आप हमें कुछ टेक्निक्स बताएंगे सर। हमने सर पूरी वीडियो देख ली सर, बट सर प्लीज आज आप हमें अब उन टेक्निक्स के बारे में बता दो सर, जो आप कह रहे थे कि जिन टेक्निक्स को यूज करके हम एमसीक्यूज को बड़ी जल्दी जल्दी, बड़ी एफिशिएंटली, बड़ी इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं सर। ओ सर बता दो ना, ओ सर जी कितनी टेक्निक्स है सर, ओ सर जी कौन से टेक्निक्स है, आओ यार बताऊं तुम्हें वो टेक्निक्स। भाई मेरे सिंपल सी बात है, एमसीक्यूज में सबसे पहले तुम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन को, ये जो है ना क्वेश्चन दिया हुआ है उसको नहीं पढ़ना। वो सर ये क्या कह रही हो, ओ भाई सुन ले मेरी बात,
भाई सबसे पहले तुम लोगों ने क्या करना है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन को नहीं पढ़ना। पढ़ना किस चीज को है सर? जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको पढ़ना है। बेसिकली क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है वो उसको पढ़ना है, क्वेश्चन को नहीं पढ़ना। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको पढ़ना है। अब देखो क्वेश्चन के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब तुम लोग खुद सोचो, तुम्हारा पहला केस सिनेरियो एमटीपी का, मैंने बिल्कुल नहीं अभी से पढ़ा। लो मैं पढ़ ही नहीं रहा, मैं लो काटे माटे मार दी, मैं पढ़ ही नहीं रहा। मैं तो सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ूंगा पहले। लो देखते हैं क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। विद रिस्पेक्ट टू बाय वन गेट वन बोगो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी तुम लोग देखो, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बट क्वेश्चन का जो डिमांड है, क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू बाय वन गेट वन ऑफर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यार देखो, इस एक स्टेटमेंट को पढ़ के, क्वेश्चन को पढ़ के मेरे दिमाग में एक पिक्चर तो बन गई, एक थॉट तो स्टार्ट हो गया कि यार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बोगो ऑफर के रिगार्डिंग दिया हुआ है, बाय वन गेट वन। मैं बोगो बोलूंगा इसे, ठीक है, कि बोगो के रिगार्डिंग भाई कुछ ना कुछ दिया हुआ है। समझ रहे हो? अब तुम लोग अपने याद रखो, तुम लोग क्या करो, बोगो तुमने पढ़ा कहाँ था, कहाँ पढ़ा था बोगो? याद आया कुछ बोगो की रिगार्डिंग क्या पढ़ा था तुम लोगों ने? सप्लाई अंडर जीएसटी वाले चैप्टर में पढ़ा था बोगो, बाय वन गेट वन। समझ रहे हो? क्या पढ़ा था बाय वन गेट वन के रिगार्डिंग? कि भाई नथिंग इज फ्री, नथिंग इज फ्री, एक के साथ एक फ्री मिल रही है, टी शर्ट, एक के साथ एक फ्री मिल रही है क्या? टी शर्ट। सीधी सी बात है भाई, क्या ये जो एक फ्री मिल रही है, क्या ये सप्लाई नहीं है? क्यों? कंसिडरेशन ही चार्ज हो रही? आंसर इज नो। भाई ये सप्लाई है। क्यों? बिकॉज नथिंग इज फ्री। कुछ भी फ्री नहीं होता मेरे भाई इस दुनिया में, ठीक है। कंसेप्ट तो मेरी वाइज हो चुका। आओ देखें, पढ़ते हैं क्वेश्चन का आंसर। और सर क्वेश्चन तो पढ़ लो भाई, क्वेश्चन पढ़ लेंगे, छोड़ क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे, पहले तो आंसर क्वेश्चन का क्वेश्चन पढ़, करना शुरू करो। क्या कह रहा है? इट विल नॉट बी कंसिडर्ड सप्लाई एट ऑल सिंस नो कंसिडरेशन इज वन ऑफ द आइटम। जो मैंने अभी डिस्कस किया कि भाई वो सप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कंसिडरेशन तो आ नहीं रही, ये तो ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्यों भाई? क्योंकि हमें पता नथिंग इज फ्री। माना एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं भाई, पर जो एक का रेट चार्ज कर रहे हैं ना, एक के लिए जो प्राइस भी चार्ज कर रहे हैं वो उसी में निकाल लेते हैं इस दूसरे का प्राइस भी। सीधी सी बात है। जाते हो ना एक जीन्स के साथ दूसरी जीन्स फ्री, मात्र 3600 रुपीज में। और भाई मेरे, ये 3600 में ना ये दोनों जीन्स का प्राइस वो ले चुके हैं, वो रिकवर कर लेते हैं कॉस्ट को अपनी। समझ रहे हो? तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि वो सप्लाई तो है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? सप्लाई ऑफ आइटम फॉर विच कंसिडरेशन इज चार्ज इज अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, व्हाइल सप्लाई ऑफ द अदर आइटम सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट इज नॉट अ सप्लाई। लो ये भी पहले वाली बात को ना बेसिकली ए पॉइंट को थोड़ा घुमा के लिख दिया कि भाई जिस एक के साथ एक फ्री है ना, बाय वन गेट वन है ना, जिसके लिए कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं जी वो सप्लाई है, जिसके लिए कंसिडरेशन नहीं चार्ज कर रहे वो सप्लाई नहीं है। पहले वाली लाइन को ही घुमा के लिख दिया, ये भी नहीं ऑप्शन हो सकती क्यों भाई? वो सप्लाई तो है, क्योंकि वो सप्लाई तो है, हमें पता है, हम पढ़ के आए सप्लाई अंडर जीएसटी वाले चैप्टर में बोगो ऑफर्स की प्रोविजंस, राइट। सी पार्ट क्या कह रहे हैं? These are two individual supplies where a single price is charged for the entire supply। चलो भाई इतना तो माना क्वेश्चन की ये सप्लाईज तो है, ठीक है। सिंगल प्राइस इज चार्ज बिल्कुल सही है भाई, एक के बदले एक ऑफर, एक के बदले एक पे एक के लिए कर रहे हो, एक फ्री मिल रही है, सिंगल प्राइस चार्ज करो, ठीक है। सिंस a single price is charged, the same will always as the same will always tax as mixed supply। यहाँ पे गलत हो गया क्वेश्चन। पर जरूरी थोड़ी है कि वो मिक्स सप्लाई हो, कंपोजिट सप्लाई भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी है मिक्स सप्लाई हो। माना वन बाय वन गेट वन है, बट इट नॉट नेसेसरी कि भी वो मिक्स सप्लाई हो, कंपोजिट तो भी हो सकती है। तो भाई बची हमारी लास्ट ऑप्शन, देखते हैं भाई। ये तो देखो बाय डिफॉल्ट सीधी सी बात है सही होगी भी, क्योंकि तीन ऑप्शन तो एलिमिनेट हम कर चुके हैं। लास्ट ऑप्शन बची, वो तो एक ऑप्शन तो सही होनी थी, ये तो ट्रू हो जाएगी, बट पढ़ लेते हैं। These are two individual supplies where a single price is charged for the entire supply, ठीक है। That their taxability will depend upon as to whether it is a composite or mix। बिल्कुल सही भाई, वही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टैक्सेबिलिटी डिपेंड करेगी कि यार कंपोजिट है मिक्स सप्लाई है, बट सप्लाई दोनों है। अब तुम लोग खुद सोचो यार, मैंने क्वेश्चन की एक लाइन भी नहीं पढ़ी, मैं तो काटे माटे मारते थे क्वेश्चन के ऊपर, मेरे को नहीं पता क्या लिखा था क्वेश्चन में, मेरे को कुछ भी नहीं पता क्या लिखा क्वेश्चन में, बट बिना क्वेश्चन को पढ़े हमने क्वेश्चन का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। समझ पा रहे हो?
आओ अब तुम्हें क्वेश्चन पढ़ाऊं। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन सारी पढ़ लो, सभी क्वेश्चंस पढ़ना पहले, जितने भी क्वेश्चंस हैं। Eligible ITC for the month of May, okay, on the purchase of tempo traveler and on the health insurance premium paid, okay। भाई सीधी सी बात है, आईटीसी अवेलेबिलिटी की बात हो रही है, एलिजिबल है या नहीं है। घंटी बज जानी चाहिए किसकी, 17/5 की, 17/5 की। टेम्पो ड्राइवर माने तो मोटर व्हीकल। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर आईटीसी मिलता ही नहीं होता, ये हमें अच्छी तरह पता है। बट इसको और थोड़ा डीप डाइव करने के लिए कि यार क्या सीटिंग कैपेसिटी 13% एक्सीड कर रही है नहीं कर रही, या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम किसके लिए है, इंप्लॉयज के लिए ऑब्लिगेटरी अंडर लॉ या नहीं है, उसके लिए क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। बट तुम्हें बेसिकली एक पिक्चर क्लियर होगी कि यार क्वेश्चन को हम जब पढ़ेंगे तो किस माइंडसेट के साथ पढ़ेंगे। पहले में बोको की रिगार्डिंग, दूसरे में आईटीसी की रिगार्डिंग, एंड तीसरे में क्या करें, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टू इंस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज ऑफ एडवोकेट अवेलेबल बाय द कंपनी। ठीक है जी। अब जब तुमने देखा एडवोकेट सर्विसेज अवेलेबल बाय द कंपनी, घंटी बज गई किसकी, आरसीएम की। क्योंकि तुम लोगों को पता है कि भाई एडवोकेट की सर्विसेज बाय डिफॉल्ट किसमें कवर है, अंडर रिवर्स चार्ज कवर है। रेसिडेंट ऑफ टैक्स भाई टैक्स डिपॉजिट करवाएगा, ना कि एडवोकेट साहब डिपॉजिट करवाएंगे टैक्स को। अब पढ़ो क्वेश्चन को, अब पढ़ो क्वेश्चन को। Private Limited is a registered company and have retail stores of merchandise located in 25 states। भैया ठीक है जी, रजिस्टर्ड कंपनी है, 25 स्टेट्स में इनके स्टोर्स हैं, अच्छी बात है। फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरेंस ऑफ स्टॉक ऑफ मर्केंडाइज एंड टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, भाई माल बिक नहीं रहा, स्टॉक बिक नहीं रहा, क्या करने लगे, बोगो ऑफर दे रहे हैं। The launch scheme of BOGO offer buy one get one for the same type of merchandise। For instance, one shirt to be given free for purchase of one shirt। एक शर्ट के बदले भैया एक फ्री। ठीक है, बोगो ऑफर दे रहे हैं, क्यों, माल पड़ा है गोडाउन में, बिक रहा नहीं, सेल हो नहीं रहा। देखो ना, क्लियरेंस ऑफ स्टॉक के लिए, स्टॉक को क्लियर करने इसलिए बोगो ऑफर दे रहे हैं। फॉर सेविंग कॉस्ट ऑफ टू प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टली परचेज मर्केंडाइज फ्रॉम द, अबे हमने क्या लेना भाई, जहां मर्जी से परचेज करे यार। अब तुम लोग खुद सोचो, पहला पैराग्राफ पूरा का पूरा बोगो के रिगार्डिंग था, क्या इसमें पढ़ के तुम्हें कुछ पता लगा बोगो के रिगार्डिंग, नहीं जी। जो हमने सॉल्व किया था आंसर वही आंसर तो है, हमने बिना पढ़ी सॉल्व कर दिया बेसिकली क्वेश्चन। दैट्स अ गुड पार्ट, समझ गए। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इन द मंथ ऑफ मई टू सेव एम्प्लॉय कॉस्ट और प्राइवेट लिमिटेड परचेज टेम्पो ट्रैवलर वर्थ 12 लाख विद सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 25 पर्सन्स इंक्लूडिंग ड्राइवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। ठीक है जी, लो आगे बात टेम्पो ट्रैवलर की जो हम पढ़ रहे थे। भाई टेम्पो ट्रैवलर क्या है, मोटर व्हीकल है, क्या सीटिंग कैपेसिटी इज मोर देन 13 पर्सन या नॉट मोर देन 13 पर्सन, 25% है सर, दैट इज मोर देन 13 पर्सन। पर्पस क्या है टेम्पो ट्रैवलर लेने का, इंप्लॉयज के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, यानी कि बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो क्या आईटीसी मिल पाएगा, आंसर इज यस, मिल पाएगा सर। पर सर क्वेश्चन में तो अमाउंट दी गई है, अमाउंट दी थी ना, एसजीएसटी इतना, सीजीएसटी इतना, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। या देखो ऑल द अमाउंट्स, यहाँ पे नीचे टैक्सेस की रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है, ऑल द अमाउंट्स गिवन अबाउट एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड ऑल द टैक्सेस इंट्रा स्टेट। ठीक है जी, क्वेश्चन ने बता दिया कि भाई आईजीएसटी सीजीएसटी का झंझड़ी छोड़ो, मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो क्या है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, यानी कि भैया समय क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्या क्या रेट है, 9% रेट है, पर टेम्पो ट्रैवल के लिए 40% रेट है, यानी कि भाई मेरे 12 लाख के ऊपर 14% का रेट कितना आ गया, 1,68,000। सीजीएसटी भी इतना, आईजीएसटी भी इतना, ठीक है, इतने का आईटीसी हम ले पाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फर्दर टू इंश्योर द वेलबींग ऑफ इट्स एम्प्लॉइज ऑफ प्राइवेट लिमिटेड वॉलंटरी obtain the health insurance of ₹2 लाख फॉर ईच एम्प्लॉय इन द सेम मंथ। ठीक है जी, नीचे जो दिया हुआ था ना कि जो हेल्थ इंश्योरेंस करवाया उसका आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, वो इस बेसिकली इसी पॉइंट की बात कर रहा था। अक्टूबर वालों ने क्या किया भाई मेरी बहनों, क्या किया, अक्टूबर वालों ने अपने इंप्लॉयज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। अच्छी कंपनी अपने इंप्लॉयज का ध्यान रख रही है, राइट। बट क्या हेल्थ इंश्योरेंस के केस में तुम आईटीसी ले पाओगे, आंसर इज नो। क्यों, 75 में ब्लॉक है, तुम आईटीसी ले नहीं सकते, इन एलिजिबल क्रेडिट है भाई, समझ रहे हो। तो भाई मेरे इस केस में तुम्हें टेम्पो ट्रैवलर का तो आईटीसी मिल जाएगा जिसकी अमाउंट है 1,68,000 सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ईच, एंड बट जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम का जो आईटीसी है वो नहीं मिल पाएगा। सो उस केस में अमाउंट क्या आ जाएगी, 0। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या था। में तुम वो देख लो कौन सी ऑप्शन ठीक है।
CGST नील क्यों मिलेगा, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? ये सेकंड ऑप्शन क्या है? CGST एसजीएसटी इतना एंड ये इतना। लो जी, सेकंड ऑप्शन हमारी ठीक है। क्यों, ये तो निकाला हमने 1,68 और हेल्थ के केस में क्या आएगा? नील नील 0 0। दूसरे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है। आओ भाई मेरे अपने क्वेश्चन की तरफ। थर्ड पॉइंट, in the month of July, Mr. Raghav, a customer of the company, filed a lawsuit in the court against the company for not supplying goods of the value rupees 1 lakh. Okay. October 2028, Mr. Ram, an advocate, to be represented in the court for an agreed consideration of 25,000. ठीक है जी। वैसे सीधी सी बात है, कोई कस्टमर है कंपनी का राघव, उसने क्या किया? कंपनी के अगेंस्ट भाई क्या किया? लॉ कोर्ट में केस फाइल कर दिया। सीधी सी बात है, ठीक है ना? तो भैया कंपनी ने केस लड़ने के लिए क्या किया? वकील साहब को हायर कर लिया, एडवोकेट को हायर कर लिया। कितने में? 25,000 में। उनकी फीस है एडवोकेट साहब की, मिस्टर राम की। As per the terms of the contract, Mr. Ram issued an invoice on 5th July. However, consideration was not paid till February next year. ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ओके, CGST इतना, SGST इतना on advocate services payable by October Private Limited, where thereon is to be adequate output tax liability with interest as consideration along with the tax is not paid within 90 days from the issue of invoice. अब तुम लोग अगर ऊपर ऊपर से ऑप्शंस को पढ़ो भाई मेरे, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? 180 डेज। ऑप्शन में क्या लिखा है? 180 डेज 180 डेज। भाई आने की सीधी सी बात है, क्वेश्चन तो मैं क्या कर रहा है इस केस में? आरसीएम के बारे में, आरसीएम में तो कवर है ही है, बट क्वेश्चन तुम्हारा बेसिकली 180 डेज वाली जो प्रोविजन है ना, इसको टेस्ट कर रहा है, इसको टेस्ट कर रहा है। वो प्रोविजन है ना हमने कि यू हैव टू रिवर्स द आईटीसी इफ द रेसिडेंट फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशूएंस ऑफ इनवॉइस। ये बेसिकली उस वाली प्रोविजन को टेस्ट कर रहा है क्वेश्चन में। बट भाई मेरे, वो जो प्रोविजन है अपनी, वो आरसीएम के केस में तो लगती नहीं है, वो लगती केवल किसमें है? फॉरवर्ड चार्ज। समझ आ रहा है कुछ यार? वो आरसीएम के केस में तो लगती नहीं है ना प्रोविजन, वो लगती फॉरवर्ड चार्ज के अंडर अकेला। समझ रहे हो? तो भाई जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, ऑप्शन 1 क्या कह रही है हमें कि भाई उसकी आउटपुट एक्सेबिलिटी में ऐड कर दो। क्यों? 180 डेज में पेमेंट नहीं की। ओ भैया गलत ऑप्शन है ये। क्यों लगती नहीं प्रोविजन 180 डेज वाली? क्यों नहीं लगती? ये भी बताता हूँ, ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा। ये भी यही कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, इज एडेड टू द आउटपुट एक्सेबिलिटी। और आउटपुट टैक्स में ऐड ही नहीं करना भाई मेरे, क्यों करें आउटपुट टैक्स में ऐड? कुछ गलत ही नहीं किया उसने। देखते हैं थर्ड थर्ड और फोर्थ में कौन सी ऑप्शन ठीक है। द कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ टैक्स विद 90 डेज ऑफ द इश्यूज ऑफ इनवॉइस डज नॉट अप्लाई इन द गिवन केस। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। बट इस केस में क्या कह रहा है? अब देखो दोनों में यही लिखा है, द कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं करती, बट डिफरेंस कहाँ पे है? ऊपर में कह रहा है कि एडवोकेट सर्विस के ऊपर जो जीएसटी है वो अक्टूबर वाले पे करवाएंगे, नीचे कह रहा है कि खुद ही पे करेगा। तो भाई यहाँ पे वो जाता जाता तुम्हारी आरसीएम भी टेस्ट कर गया। इस क्वेश्चन में बेसिकली, इस पॉइंट में स्पेसिफिकली एडवोकेट वाले में तुम्हारा आरसीएम भी टेस्ट कर गया, तुम्हारा 180 डेज भी टेस्ट कर गया। सी ऑप्शन ठीक होगा। क्यों? कि भैया एडवोकेट की सर्विस जो है वो अंडर आरसीएम, हम अंडर आरसीएम कवर होती है, तो अक्टूबर वाले टैक्स पे करेंगे एंड 180 डेज वाला का कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा। क्यों? 180 डेज वाली जो प्रोविजन है वो अंडर, वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज में लगती है, आरसीएम के केस में लगती नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा तुम्हें ये क्वेश्चन भी। अब टेक्निक क्या आती है सर आपकी? भाई मेरी टेक्निक, मेरी इस क्वेश्चन सिर्फ केस सिनेरियोज में, एमसीक्यू में यही टेक्निक की बात कर रहा था कि सबसे पहले तुम क्या करना, क्वेश्चन पढ़ना एंड क्वेश्चन तुम देखना कि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन तुम खुद सोचो, तो 3 क्वेश्चन तुम्हें दिए हैं, ठीक है? अब लास्ट वाला क्वेश्चन तुम देख लो, एडवोकेट वाला, अगर तुम लास्ट क्वेश्चन में तुम लोग पढ़ लेते तो बिना बिना क्वेश्चन को पढ़े भी तुम सॉल्व कर सकते थे। क्यों? तुम्हें पता है कि 180 दिन वाली प्रोविजन भी नहीं लगती एंड जो सर्विस है वो आरसीएम के अंडर कवर है। ऊपर ऐसा क्वेश्चन में क्या लिख दिया स्पेशल? ऊपर तो भाई क्वेश्चन में तो सिर्फ और सिर्फ ये बातें कर रहे हैं कि स्टॉक क्लियरेंस करवानी थी तो बोगो दे दिया, कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया तो एडवोकेट को हायर कर लिया, इंप्लॉयज के लिए ठीक है, इंप्लॉयज के लिए ट्रांसपोर्ट पहुंचाने के लिए टेम्पो ट्रैवलर अरेंज करवा दिया। ये तो बातें कर रहा है ऊपर।
सीधी सी बात है। तो बेसिकली मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि लाइक नो डाउट तुम्हें केस सिनेरियो को पढ़ना है, जाहिर सी बात है पढ़ना है, बट भाई मेरे क्वेश्चन को पढ़ने से पहले क्या कर लो, क्वेश्चन के क्वेश्चंस को पढ़ लो, क्वेश्चंस के क्वेश्चंस को पढ़ो बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन। तुम्हारा आधा आंसर तो यही फ्रेम हो जाएगा जिस तरह मैंने करवाया। और तुम्हें एक चीज और तुम्हें टेक्निक बताता हूँ इस चीज की, जो मैं टेक्निक की बातें कर रहा था। 3 क्वेश्चन तुम्हें भाई क्वेश्चन ने पूछे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है अपना अपना अब तक, भाई जितने क्वेश्चन उतने पैराग्राफ्स, सीधी सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पैराग्राफ में वो बोगो की बात भी कर लेगा और वो एडवोकेट की बात भी कर रहा है, या एक पैराग्राफ में वो टेम्पो ट्रैवलर की बात भी कर रहा है और बोगो सर्विस की बात भी कर रहा है। ना जी ना, हर क्वेश्चन के लिए भाई मेरे अलग पैराग्राफ है। ये देखो, पहला क्वेश्चन था बोगो के लिए, अलग पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1। दूसरा क्वेश्चन किसके लिए था, टेम्पो ट्रैवलर के लिए था एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए था, लो जी सेकंड पैराग्राफ। थर्ड क्वेश्चन किसके लिए था, एडवोकेट सर्विसेज के लिए था, लो जी थर्ड क्वेश्चन एडवोकेट सर्विसेज के लिए है। समझ पा रहे हो? तो यानी कि तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली तुम्हें मिक्स नहीं कर रहा। कई बार परसेप्शन होती है बच्चे के मन में कि यार केस सिनेरियो आएगा, पूरा पूरा एक पैसेज आएगा, बड़ा सारा केस आएगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और ना जी ना, हर क्वेश्चन के लिए भाई मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है अब तक, आगे का पता नहीं है क्या क्वेश्चन आए, बट अब तक जो मेरी बेसिकली मेरा एनालिसिस रहा है आईसी एग्जाम्स का, वो यही रहा है कि यार ये जो केस डालते हैं ना, तो मैं केस स्टडी डालते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, एमसीक्यूज में, हर क्वेश्चन का अपना पैराग्राफ होता है अलग। तो तुम इस तरह इसको बाइफरकेट कर सकते हो जल्दी जल्दी कि ठीक है ये इसका, ये इसका, ये इसका, और इस तरह। आई होप थोड़ी जो टेक्निक्स और मेथड्स मैंने डिस्कस किए हैं तो मैं एमसीक्यू इजी लगा होगा उससे। देखो बातों ही बातों में मेरे भाई तुमने 6 नंबर का एमसीक्यू निपटा दिया। 6 मार्क्स का एक था, ये देखो, पता भी नहीं लगा कब हो गया, बस ऐसे ही पेपर में कर देना है। समझ रहे हो इस बात को? आइए करते हैं केस सिनेरियो 2 डिस्कस, फिर करते हैं वीडियो को रैप अप। मैसेज साक्षी एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म जीएसटी अंडर वेरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, पहले क्या करोगे इस केस में, क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन के क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन ही पढ़ोगे, क्वेश्चन नहीं पढ़ना, क्वेश्चन के क्वेश्चंस को पढ़ना है। समझ पा रहे हो कि मेरे साथ फ्लोवर में क्वेश्चन पढ़ने लगे थे क्या तुम लोग भी? मैं टेस्ट ले रहा था तुम लोगों का। आओ क्वेश्चन पढ़े पहले। इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हीकल्स लेट आउट ऑन हायर बाय फर्म सर्विसेज दैट आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटीआर। भाई क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा अब तक, बट इस क्वेश्चन को आइडिया, इस क्वेश्चन के क्वेश्चन को पढ़ के हमें आइडिया लग गया मेरे भाई। ये जो पूछा गया है कि यार क्वेश्चन में कुछ व्हीकल्स को लेट आउट किया फर्म ने, हायर पे दिया, जीएसटी एग्जाम किस केस में नहीं, वो हमें बताना है। अब देखो, एग्जाम्शन जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत आएगी। क्यों? एग्जाम्शन में वो केसेस थे ना लेट आउट वाले, कि जब तुम लेट आउट करते हो स्पेसिफिकली, वो वाले क्वेश्चंस की बात हो रही है इसमें। ठीक है, अब देखो, लेटिंग ऑन हायर अ मोटर व्हीकल टू द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। अब क्या इस केस में जीएसटी एग्जाम है हमारा? आंसर इज नो। क्यों सर? अगर मोटर व्हीकल को मैं लेट आउट कर रहा है हायर पे, किसको? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को नहीं, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, तो इस केस में जीएसटी एग्जाम होता। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लेटिंग ऑन हायर एंड इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल टू लोकल म्यूनिसिपैलिटी। ये ठीक है जी, ये ठीक है, ओके, ये एग्जाम्पशन में कवर है, आप एग्जाम्पशन की लिस्ट में जाके देखना। लेटिंग ऑन हायर एंड इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, नो जी नो। मोटर व्हीकल अगर तुम स्टेट ट्रांसपोर्ट को दे रहे हो तो एग्जाम्प्ट होता है, ना कि इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल। तो ये भी गलत हो गया। यानी कि सही स्टेटमेंट कौन सी रही इसमें से? सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट सही है, यानी कि बी पार्ट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चेक करवाऊं आओ आंसर, फोर्थ, लो जी फोर्थ का बी पार्ट सही है। ठीक है, आई होप ये बेसिकली प्योर एग्जाम्पशन बेस्ड क्वेश्चन था, सीधी सी बात है, जिसने नहीं पढ़ा उसको दिक्कत आएगी आएगी। आओ क्वेश्चन भी अब देख लें, क्वेश्चन का पहला पैराग्राफ पढ़ लें। साक्षी जी यहाँ पार्टनरशिप फॉर्म में रजिस्टर्ड है भैया, अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की, ओके। फर्म ने, अब साक्षी की फर्म ने क्या किया हुआ है सर,
हायर पे लेट आउट किया हुआ है किसको, व्हीकल्स को। ये 3 केसेस बता दिए जो नीचे पूछे गए हैं, ठीक है। बस फिर उसी के ऊपर एमसीक्यू बन के आ गया जो हमने कर लिया। तुम खुद देखो यार, जो क्वेश्चन में पूछा गया है बिना पढ़े क्वेश्चन का हमने एमसीक्यू कर लिया, बिना पढ़े क्वेश्चन को एमसीक्यू कर लिया हमने। ये तो टेक्निक की बातें कर रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना, तो सिर्फ तुम लोगों को बेसिकली डराने के लिए है। कई बच्चे डर जाते हैं देख के, इतना बड़ा केस स्टडी आ गई, 1 पेज की 1.5 पेज की केस स्टडी आ गई, किस तरह एमसीक्यू करेंगे, किस तरह पेपर में सॉल्व करेंगे, टाइम तो पहले ही कम है। भाई मेरे, क्वेश्चन छोड़ो, तुम एक बार देखो तो सही नीचे क्वेश्चन को। बिना पढ़े केस स्टडी को बिना पढ़े क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन मत पढ़ना, नो मैं ये नहीं कह रहा, मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेना, ताकि एक हिट मिल जाए, बेसिकली पिक्चर क्लियर हो जाए मन में कि क्वेश्चन पूछ कर आए हमसे, ठीक है, कि डरना मत केस स्टडी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहे हैं। Which of the following is correct in respect of the document to be issued by the firm for understatement and overstatement invoice value? अब इसके लिए क्वेश्चन में हमें पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि अंडरस्टेटमेंट ओवरस्टेटमेंट की बात हो रही है। अब क्या अंडरस्टेट है, क्या ओवरस्टेट है, ये तो भाई मेरे क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा। The firm issued invoices pertaining to 2 independent outward supplies, okay, wherein one invoice value of supply was understated by 75,000 and another invoice it was overstated by 45,000. भाई फर्म ने 2 इनवॉइसेस इशू किए, एक में वैल्यू कम दिखा गए 75,000 से, वहीं दूसरे में 45,000 से वैल्यू ज्यादा दिखा गए। एक में कम दिखा गए, एक में ज्यादा दिखा गए। अब करेंगे क्या, जिसमें कम दिखा गए, यानी कि भाई तुमने अपना क्या किया, बेसिकली तुमने क्या करना था मेरे भाई, अपने जो रेसिपेंट है उसको डेबिट तो ज्यादा अमाउंट से करना था, बट तुम डेबिट कम अमाउंट से करके अंडरस्टेट कर गए, समझ गए। तो तुम लोग क्या इशू कर दोगे, उसको 75,000 का डेबिट नोट इशू कर दोगे, तभी सही होगा ना, तभी एरर जो करके रेक्टिफाई तभी तो होगा। काटना कितने का था उसको, देखो बिल काटना, सपोज बिल काटना कितने का था उसको, 1 लाख का, तो 25,000 का ही काट गई केला, 75,000 रुपया तुम कम काट गए, क्या कर लोगे, उसको दोबारा डेबिट कर लोगे अपनी बुक्स में। समझ पा रहे हो इस चीज को, यानी कि मेरे भाई 75,000 का तुम लोग क्या इशू कर दोगे, डेबिट नोट। 45,000 तुम एक्सेस चार्ज कर गए, ओवरस्टेट कर गए, चार्ज कम करना था, बिल ज्यादा का बिल काट गए। अब क्या करोगे, क्रेडिट नोट इशू करके अपनी सेल्स को रिवर्स कर लोगे। यानी कि भाई मेरे इस केस में 75,000 का तुम लोग इशू करोगे डेबिट नोट, एंड 45 का क्या इशू करोगे, क्रेडिट नोट। आई होप तुम लोगों को डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का कंसेप्ट क्लियर है, मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा, वो बेसिक्स हैं जीएसटी के, वो बेसिक्स हैं, वो क्लियर होंगे मेरे भाई, मेरी बहनों, मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम लोगों से कि तुम्हें बेसिक्स क्लियर है, राइट। आओ चलते हैं ऑप्शन पे, क्या ऑप्शन दी हुई है। डेबिट नोट कितने का इशू करना है मेरे भाई, 75,000 का, एंड क्रेडिट नोट 45,000 का। यानी कि भाई ये करेक्ट है, एंड एक ये फोर्थ वाली करेक्ट है। फर्स्ट एंड फोर्थ किसमें है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया, खत्म, 2 नंबर फिर से मिल गए हमें। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statement is correct in respect of supply of goods amounting to rupees 8,40,000 received by the firm which are taxable under reverse charge? Okay. भाई सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है 8,40,000 की, फर्म ने रिसीव किया, अच्छा, यानी कि इस केस में जो हमारी फर्म है हम रेसिडेंट है, ठीक है, और सर्विस किसमें, रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, ओके, यानी कि हमको टैक्स देना है उस पर, हमें टैक्स जमा करवाएंगे गवर्नमेंट को। देखो एक बार क्वेश्चन भी तुम लोगों को पढ़ा देता हूँ। The firm receives certain supply of goods amounting to this and this and this from listed persons, टैक्स रिवर्सल के ऊपर पे है, वही क्वेश्चन में लिखा है भाई, कुछ एडिशन थोड़ी ना लिख दिया। अब यार क्या कह रहा है क्वेश्चन, फर्म शैल इशू पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर, बिल्कुल सही भाई, सीधी सी बात है, जब पेमेंट करोगे सप्लायर को तो पेमेंट वाउचर तो इशू करोगे ना, ये तो ठीक लग रही है स्टेटमेंट, टिक लगा लो। सेकेंडली, फर्म शैल इशू डिलीवरी लाइन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स,
भाई मैं क्यों डिलीवरी चलाना इशू करूंगा? मैं थोड़ी डिलीवरी चलाना इशू करता फिरूंगा भाई, मैंने थोड़ी डिलीवर किया है गुड्स। जो बंदा गुड्स को डिलीवर कर रहा है यार वही तो डिलीवरी चलाना इशू करेगा। मैं तो रेसिडेंट हूँ, मैं थोड़ी ना डिलीवरी चलाना इशू करता फिरूंगा। ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन, फर्म शैल इशू रिसीट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट सप्लाई। अरे यार ऊपर लिख रहा है पेमेंट नीचे लिख रहा है रिसीट। अरे भाई मेरे को रिसीव थोड़ी ना हो रही है पेमेंट, तो मैं रिसीट वाउचर इशू करता फिरूंगा? मैं पेमेंट पे कर रहा हूँ, मैं पेमेंट वाउचर इशू करूंगा, ना कि रिसीट वाउचर। तो यार ये भी ऑप्शन गलत होगी। फोर्थ ऑप्शन, फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू डॉक्यूमेंट रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी मेरे भाई गलत है। क्यों गलत है सर? इसका आंसर यानी कि ए होगा, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन के लिए करेक्ट है। याद करो अपना टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट वाला जो चैप्टर है अपना मॉड्यूल में, उसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है कि यार अगर आरसीएम में तुम, बेसिकली आरसीएम में तुम्हारा टैक्स लग रहा है, ठीक है, तो यार तुम उसमें इस केस में क्या करोगे? टैक्स इनवॉइस इशू करोगे। आरसीएम के केस में भाई तुम लोग टैक्स इनवॉइस इशू करोगे। जी हाँ, माना सर्विसेज वो दे रहा है, माना गुड्स वो सप्लाई कर रहा है, सप्लायर कर रहा है, बट टैक्स इनवॉइस तुम इशू करोगे उसके ऊपर। तुम लिख दोगे ऊपर कि ये जो है सर्विस, ये जो गुड्स हैं, ये अंडर रिवर्स चार्ज टैक्सेबल हो रही है, बट भाई तुम लोग इशू करोगे अपना इनवॉइस। समझ रहे हो? मॉड्यूल में जाके देख लेना। तो ये ऑप्शन में तुम्हारी गलत हो गई, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो भाई तुमको इशू करना पड़ेगा सप्लाई के केस में। यानी कि सर ऑप्शन ए हमारी करेक्ट है। आओ आंसर चेक करवा दो। सिक्स का ए पार्ट, सिक्स का ए पार्ट बिल्कुल ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। रह गए दो क्वेश्चन, सेवंथ एंड एट। आओ इनको भी करके खत्म करें। एमटी को सौंदर्य बाजार प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, सेल्स मेकअप किट्स वाया एन ई कॉमर्स ऑपरेटर beautyboost.com। ओके ठीक है जी, मेकअप किट्स सेल कर रहे हैं। मिसेस ध्वनि प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 20 सेट्स ऑफ मेकअप किट्स ईच कॉस्टिंग 11,800। ओके, जीएसटी 18% इंक्लूडेड है। ध्यान देना इस चीज के ऊपर, वो इस केस में जीएसटी इंक्लूडेड है, ध्यान देना, एक्सक्लूडेड नहीं है। समझ रहे हो? आगे पढ़ो। However, he returned 4 sets back after 2 days। ठीक है भाई, 20 सेट मंगाए थे, 2 दिन बाद 4 सेट वापस कर दिए, रह गए। यानी कि नेट सेल्स, नेट सप्लाई कितनी की हुई? 16 सेट्स की। निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच ब्यूटी बीज शुड कलेक्ट टीसीएस। लो जी, टीसीएस कलेक्ट कर, किसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करेगा ब्यूटी बीज? आप लोगों ने पढ़ा है कि ई कॉमर्स के अगर तुम लोग कुछ सप्लाई कर रहे हो तो उसके इसमें ई कॉमर्स क्या करेगा? टीसीएस कलेक्ट करता है, अगर पेमेंट उसके थ्रू जा रही है। पढ़ के आए हो टीसीएस की प्रोविजंस, पढ़ के आए हो यार तुम लोग, ठीक है? सेक्शन 51, सेक्शन 52 टीडीएस सीसीएस अंडर जीएसटी। पर जी टीसीएस लगेगा इसके ऊपर, नेट सप्लाई के ऊपर। पहले तो तुम निकालो वैल्यू ऑफ ईच किट, एक किट की वैल्यू कितने की है, क्योंकि 11,800 की भाई, ये तो इनवॉइस की वैल्यू है ना, बिकॉज ये देखो इंक्लूडेड है टैक्स की अमाउंट, ये तो इनवॉइस की वैल्यू है, बट वैल्यू सप्लाई निकालनी है, तो उसके लिए भाई तुम लोग क्या करोगे? 18% का जीएसटी है डिवाइडेड बाय दिस, कितना आ गया ये? 10,000। ये तुम्हारी क्या आ गई? वॉस वैल्यू ऑफ सप्लाई। और 20 सेट्स थे, 4 रिटर्न कर दिए, कितने रह गए? 16। टीसीएस कितने के ऊपर कलेक्ट होगा? 16। एक किट की वैल्यू कितने की है? 10,000 की। 16 की कितने की होगी? 1,60,000 की। इसके ऊपर क्या लग जाएगा? टीसीएस। आई होप कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में भी। यानी कि इस केस में हमारी ऑप्शन ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अगर तुमने टीसीएस टीडीएस नहीं पढ़ा तो तुम्हें क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, बट टीडीएस टीसीएस क्वेश्चन सेक्शन प्रोविजंस को पढ़ोगे तो तुम्हें ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगर तुम्हें डाउट हो टीडीएस टीसीएस के चैप्टर में तो मेरे को बता देना, मैं उसकी भी एक वीडियो डाल दूंगा, जैसे बाकी चैप्टर्स की मैंने डाली हुई है अपनी प्लेलिस्ट में, ठीक है? बट डाउट नहीं रहना चाहिए, बस बस डाउट नहीं रखना कोई दिमाग में। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पिंग कर देना बस। 8th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ जीएसटी एमटीपी। सर इसके बाद एमटीपी हमारा खो जाएगा खत्म पूरा का पूरा, यानी कि 50 मार्क्स हमारी झोली में।
तुम्हारे सामने है, इतना इजी एमटीपी आया हुआ है, तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, देखो मैं। इससे इजी यार क्या ही होगा, बताओ। 50 मार्क्स में से तुम खुद लगा लो, चलो मान लिया अगर तुम्हें 5 to 6 मार्क्स का एग्जाम भी नहीं आता, बट यार लाइक मोर देन 40 मार्क्स, मैं अगर जीएसटी की बात कर रहा हूँ, मोर देन 40 मार्क्स का तो भाई जीएसटी तुम्हें आना चाहिए यार। कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट प्रोविजन तो पूछी नहीं है क्वेश्चन ने, ठीक है, बेसिक चैप्टर्स हैं। आईटीसी वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये तो बेसिक चैप्टर्स हैं। इनकी क्वेश्चन सीरीज में मैंने अपलोड की है अपने यूट्यूब चैनल पर, बिकॉज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं करोगे तो क्या फायदा, आरसीएम जो पढ़ के जाओगे ना यार। 8th क्वेश्चन क्या है, क्या करना है 8th क्वेश्चन में एक्चुअल में हमने, इन द गिवन केस सनड्रॉप एंड एसोसिएट्स इज ओके भाई, देख ले क्या इस कह रहा है। Sundrop made an application for cancellation of GST registration in the month of March due to closure of its business. भाई Sundrop वाले अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं अपनी रजिस्ट्रेशन को। क्यों? बिजनेस उनका बंद हो रहा है भाई, बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुत धंधा कर लिया, बहुत बिजनेस कर लिया, अब कुछ नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे, जिंदगी को जिएंगे, बहुत पैसा कमा लिया। भाई उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, इंटीमेट कर दिया, ठीक है। Its application for cancellation was approved with effect from 4th September by the proper officer by passing an order for the same on 14th September. ठीक है जी भाई, यानी कि इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन क्या मानी जाएगी, 4 सितंबर। बट ऑर्डर कब पास हुआ है, डेट ऑफ ऑर्डर कब है, डेट ऑफ ऑर्डर क्या है, 14 सितंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ कर है फाइनल रिटर्न, फाइनल रिटर्न, फाइनल रिटर्न, फाइनल रिटर्न, भैया यानी कि क्वेश्चन तुम्हें फाइनल रिटर्न के बारे में पूछ रहा है कि यार अब ठीक है, आखिरी बार तो एक रिटर्न फाइल कर जाओ, सनड्रॉप वाले जीएसटी से हमेशा के लिए विदाई ले रहे हैं, अब वो दोबारा हमें जीएसटी पोर्टल पे नहीं दिखेंगे, वो जीएसटी से अब विदा लेना चाहते हैं, तो भाई आखिरी बार हमसे रिटर्न, हमें रिटर्न तो भर जाओ, एक आखिरी रिटर्न तो भर जाओ, जिसको हम बोलते हैं फाइनल रिटर्न। जाने का वक्त आ चुका है, पर जाने से पहले हमारी एक आखिरी इच्छा है कि बस एक रिटर्न हमें दे जाओ, जो कि फाइनल रिटर्न है। तो सर बहुत बातें हो गई, करवाओ ना यार काम। हाँ करवा रहा हूँ भाई। क्या कहती है प्रोविजन, रिटर्न अंडर जीएसटी वाला चैप्टर, ये वहां से बेसिकली तुम्हारा एमसीक्यू बन के आया है मेरे भाई। क्या कहती है, फाइनल रिटर्न तुम फाइल करोगे विद इन 3 months from the date of passing of order or from the date of cancellation, whichever is later. Within 3 months you have to file your final return. Within 3 months कहां से, from the date of cancellation, ठीक है, और डेट ऑफ पासिंग द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। लेटर कौन है, लेटर कौन सी डेट है, 14 सितंबर। 14 सितंबर से लेके 3 महीने के काउंट कर लो, 14 सितंबर से अक्टूबर 1 महीना, अक्टूबर से नवंबर दूसरा महीना, और नवंबर से दिसंबर तीसरा महीना, यानी कि 14 दिसंबर डेट आ रही है। कहाँ कहाँ 14 दिसंबर है हमारी, ये रही लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन यानी कि हमारा आंसर आ गया, ये डी ऑप्शन आंसर है, 14 दिसंबर। इसी के साथ गाइस हमारा ये एमटीपी भी होता है खत्म। इसी बात पे एक कमेंट तो बनता है, एक कमेंट तो बनता है, एक कमेंट तो बनता है। लाइक कितना टाइम हो गया, 1 hour 33 minutes की ये वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। पिछले 1.5 घंटे से मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूं तुम्हारे साथ, राइट। क्वेश्चन को अकेला करवाया नहीं है, एक एक क्वेश्चन को समझाया भी है, सीधी सी बात है, ठीक है। कि तुम्हें ऐसा ना लगे कि यार क्वेश्चन पढ़ा के चला गया कर दिया, नहीं, क्वेश्चन को समझाया भी है, डिस्कस भी किया कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से। तो यार तुम्हें क्वेश्चन याद भी करवाया, जो लास्ट वाले थ्योरी क्वेश्चन है, तुम्हें मैंने मेमोरी टेक्निक भी बताई है कि यार किस तरह तुम इसे मेमोराइज कर सकते हो। तो यार एक कमेंट एक लाइक तो बनता है ना यार मेरे लिए, एक सब्सक्राइब का बटन दबाना तो बनता है ना यार, एक बेल आइकन का बटन दबाना तो बनता है ना यार, तो प्लीज दबा दो ना यार, प्लीज। कमेंट सेक्शन में प्लीज गाइस कमेंट करना कि तुम्हें किस तरह लगा एमटीपी, किस तरह तुम्हें क्या समझ आया, क्या किसी क्वेश्चन में डाउट आया, जो भी मन में आया, जो भी मन में कुछ भी थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन में राइट डाउन, राइट डाउन इट इन द कमेंट सेक्शन। समझ पा रहे हो?
तो गाइस इसी के साथ हमारा एमटीपी सीरीज 1 का जो एमटीपी था आपका आईसीआई का मई 25 के लिए, वो मैंने कंप्लीटली आपको करवा दिया है, जीएसटी पोर्शन, राइट। एंड अगर आपको एमटीपी सीरीज 2 का एमटीपी भी करना है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। अगर आप लोग कहोगे कि एमटीपी सर कवर करवा दो सीरीज 2 का एमटीपी, मैं तो ही कवर करवाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं कवर करवाऊंगा यार, ठीक है। अब मैं तुम लोगों से सुनना चाहता हूँ यार, तुम लोगों को कैसा लगा। अगर तुम लोगों को है कि सर प्लीज एमटीपी कवर करवा दो यार, आप प्लीज, आप बड़े भाई हो हमारे, बड़े भाई हो हमारे, छोटे भाई बहन है हम आपके, प्लीज एमटीपी कवर करवा दो, बस करवा दो, करवा दो, मैं कवर करवाऊंगा। बट अगर तुम लोग मुझे नहीं कहोगे, मैं एमटीपी कवर नहीं करवाऊंगा सीरीज 2 का। तो ठीक है यार, पढ़ते रहो, हंसते रहो, खुश रहो, और नेक्स्ट मंथ एग्जाम्स में क्रैक कर दो अपने बोथ ग्रुप्स, और जल्दी जल्दी सीए फाइनल में आ जाओ, सीए आर्टिकलशिप की दुनिया में आ जाओ, और बस लगे रहो, लगे रहो। बाय गाइस, हैशटैग स्टडी विद पीयूष, हैशटैग स्टडी विद लॉजिक, बाय बाय।